हेलो फ्रेंड्स, मैं मुकेश मेडवाल एक बार फिर से अपने यूट्यूब चैनल पर आप सबों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। उम्मीद करता हूं कि आप सब स्वस्थ होंगे, कुशल होंगे। और आज के सेशन में हम सब बात करेंगे राज्यों के पुनर्गठन से संबंधित। कल के जो हमने सवालों की श्रृंखला लेकर आपके सम्मुख उपस्थित हुए थे, उसी को कंटिन्यू करेंगे, जो कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है और इसमें कई प्रश्न बनते हैं, कई प्रकार के प्रश्न बनते हैं। इसलिए उन सारे प्रश्नों के माध्यम से इस चैप्टर के कॉन्सेप्ट को समझना बहुत ही जरूरी है और साथ में जुड़े हुए जो बहुत ही इंपॉर्टेंट तथ्य हैं और जिस लेकर अक्सर सवाल जो है पूछे जाते हैं। तो आज के सेशन में, बल्कि कल की बात करें तो कल 5 क्वेश्चन हम लोगों ने देखा था और उस 5 क्वेश्चंस को एनालिसिस करने के क्रम में ही हमारा 1 घंटे का समय ना जाने कब बीत गया। ठीक उसी तरह से आज के सेशन में हम लोग छठा से लेकर देखते हैं कितने सवाल और कर सकते हैं। ठीक है, तो फटाफट जुड़ते चले जाइए। आप सबका आज के सेशन में पंकज कुमार जी नमस्कार। ठीक है, आज के सेशन में आप सबका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। ठीक है, तो चलिए देखिए, लास्ट क्लास में जो हमने बात करी थी, भारतीय संघात्मक व्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो इसमें पहला है, भारतीय संविधान के अंतर्गत राज्यों को संघ से अलग होने का अधिकार नहीं है। ये बिल्कुल सही है, लेकिन अलग होने की मात्र वकालत करने पर अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की सुरक्षा मिलेगी। यानी कि अगर कोई कह सकते हैं कि भारत के किसी राज्य के अलग होने की, यानी भारत से अलग होने की अगर कोई बात करता है, तो उसे विचारों की अभिव्यक्ति की आजादी के तहत जो है उसको प्रोटेक्शन मिलेगा। वास्तव में अगर देखा जाए तो ये गलत हो जाएगा और ये सही हो जाएगा। ठीक है, ये गलत है, ये सही है, यानी कि केवल एक जो है सही होगा। ठीक है, इसके बारे में हमने लास्ट क्लास में बताया था। अब छठे नंबर सवाल पे आते हैं। छठा नंबर सवाल है कि मूल संविधान में, ठीक है, मूल संविधान में राज्यों को जिन 4 श्रेणियों में रखा गया था, उसके समापन हेतु किसकी अध्यक्षता में एक राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन किया गया था। यहाँ पे इस बात को ध्यान रखिएगा कि कल के सेशन में हमने इसका एक बृहद जानकारी दी थी, इसलिए कल हमने जो बताया उसी के आधार पे बहुत सारे प्रश्नों का, आज के प्रश्नों का जवाब दिया जा सकता है। तो फटाफट जुड़ते चले जाइए, जल्दी से जुड़िए और जल्दी से ज्यादा लोगों तक शेयर करिए। श्रुति प्रिया जी, कृष्णा, ठीक है, पंकज जी, सबका आज के सेशन में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। तो चलिए छठे नंबर सवाल का जवाब जल्दी से दीजिए कि मूल संविधान में राज्यों को जिन 4 श्रेणियों में रखा गया था, उसके समापन हेतु किसकी अध्यक्षता में एक राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन किया गया था। पहला है आर एस सरकारिया, दूसरा है एन टी रामा राव, तीसरा है जवाहरलाल नेहरू और चौथा हो गया फजल अली। ठीक है, आपको बताना है, श्रुति जी ने 6 का डी कहा, कृष्णा जी ने भी डी कहा, श्रुति ने 5 का ये कहा। ठीक है, कल की बात है। तो आज का जो है सही जवाब पंकज कुमार जी डी है। तो देखिए, कल के क्लास में हमने ये बताया था कि जब आंध्र प्रदेश राज्य का भाषाई आधार पर प्रथम राज्य के रूप में जब उसका गठन किया गया, तो फिर क्या होता है कि भारत के और अन्य सारे जो राज्य थे, उन राज्यों ने भी भाषाई आधार पर राज्यों के पुनर्गठन की मांग को तीव्र कर दिया। और तब इसी को देखते हुए जवाहरलाल नेहरू ने फजल अली की अध्यक्षता में एक 3 सदस्यीय, ठीक है, आयोग का गठन किया गया। इसके 2 अन्य सदस्य थे जिनके बारे में बताया था कि हृदयनाथ कुंजरू और के एम मुंशी। ठीक है, इनकी जो रिपोर्ट आई, उस रिपोर्ट में यह कहा गया कि भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किया जा सकता है, लेकिन एक भाषा एक राज्य के सिद्धांत को स्वीकार नहीं किया जा सकता है। और दूसरी महत्वपूर्ण बात कि सिर्फ भाषा के आधार पर ही राज्यों का पुनर्गठन हो, यह बात भी स्वीकार्य नहीं है। और भी कारण हो सकते हैं राज्यों के पुनर्गठन के। और फजल अली आयोग की सिफारिश के पश्चात फिर 7वां संविधान संशोधन अधिनियम 1956 आता है और इसमें 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश का गठन होता है। और जो कह सकते हैं कि 1950 में भारतीय संविधान के लागू होने के समय में जो 4 ग्रुप में राज्यों को गठित किया गया था, उसके गठन को खत्म कर दिया गया। यानी कि इसीलिए इसका सही जवाब फजल अली होगा। मूल संविधान में राज्यों को जिन 4 श्रेणियों में रखा गया था, उसके समापन हेतु फजल अली की अध्यक्षता में राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन किया। अच्छा, एक बात और ध्यान रखिएगा कि राज्य पुनर्गठन आयोग जो फजल अली आयोग है ना, इसे प्रथम, ये ध्यान रखिएगा, इसे प्रथम राज्य पुनर्गठन आयोग कहा जाता है। ठीक है, इसे प्रथम राज्य पुनर्गठन आयोग कहकर पुकारा जाता है। ठीक है, चलिए 7वें नंबर सवाल पे आते हैं कि कथन ए भारत संघ नहीं है और कारण आर दिया है कि किसी भी राज्य का
क्षेत्र सीमा नाम उसकी सहमति के बिना भी परिवर्तित करने की शक्ति संघीय संसद को है। ठीक है, आपको यह बताना है कि ए जो है, जो कथन है, क्या जो आर में दिया गया कथन है वो उसका सही कारण है, या ए गलत है आर सही है, या फिर आर सही है ए गलत है। आपको यह बताना है कि ये 4 ऑप्शन में 7वें नंबर सवाल का जवाब क्या होगा। रश्मि सिंह जी नमस्कार, ठीक है, रश्मि सिंह जय हिंद। मलय कुमार जी 6 का डी, पंकज डी कह रहे हैं, ठीक है, 6 का 7 नंबर प्रश्न का जवाब दीजिए। पर सवाल जो है वो क्या है कि भारत संघ नहीं है, संघ नहीं है, क्या ये सही है? और अगर सही है तो कारण आर किसी भी राज्य का क्षेत्र सीमा नाम उसकी सहमति के बिना भी परिवर्तित करने की शक्ति संघीय संसद को प्राप्त है। नीचे दिए गए कोड का प्रयोग करके सही उत्तर का चयन कीजिए। रश्मि सिंह जी ने कहा डी ए गलत है किंतु आर सही है, और वास्तव में ये सही है। ठीक है, ये जो है इसका जवाब 7 का डी होगा। क्यों होगा? सबसे पहली चीज कि भारत संघ नहीं है, ये गलत है। क्यों गलत है? इसलिए गलत है क्योंकि भारत में हमने आपको बताया कि चाहे कह सकते हैं भावना में वो एकात्मक हो, लेकिन कहीं ना कहीं अगर हम देखें स्ट्रक्चर में ये संघात्मक शासन के सिद्धांत का अनुपालन करता है। और ऐसा इसलिए क्योंकि जो विषय है उन विषयों का बंटवारा, उन विषयों का द सब्जेक्ट्स आर सेग्रीगेटेड बिटवीन द यूनियन एंड द स्टेट्स है, यानी कि संघ और राज्य के बीच में विषयों का बंटवारा है, और इस वजह से भारत में संघात्मक शासन है, तो ये गलत हो जाएगा। दूसरी बात कि किसी भी राज्य का क्षेत्र सीमा नाम उसकी सहमति, यानी राज्य की सहमति के बगैर संसद जो है वो कर सकता है, ये बात सही है, यानी ए गलत हो जाएगा, आर जो है सही है। इसलिए जिसने भी डी जवाब दिया सब के सब जो है सही है। 8वें नंबर सवाल पे आते हैं कि भाषाई आधार पर, ठीक है, आंध्र प्रदेश राज्य के गठन के लिए होने वाले संघर्ष में निम्नलिखित में से कौन से एक व्यक्ति की जान चली गई थी? भाषाई आधार पर आंध्र प्रदेश राज्य के गठन के लिए होने वाले संघर्ष में निम्नलिखित में से कौन से एक व्यक्ति की जान चली गई थी? कल हमने आपको बताया भी था, इन आंध्र राज्य का पितामह भी कहा जाता है। और जो ऑप्शन है पोटी श्रीरामुलु, डी हो गया एन.टी. रामा राव की, और सी हो गया एस.के. धर की, और डी हो गया फजल अली की। इसका भी सही जवाब में कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। पंकज कुमार, श्रुति कृष्णा, ठीक है, परेश डीएस, ठीक है, परेश दास, वो कह रहे हैं डी। ठीक है, 7वें नंबर सवाल नहीं, 8वें नंबर सवाल पे आइए। तो देखिए सब लोग 8 का ए कह रहे हैं और ए इसका सही जवाब है, इसमें किसी को शक नहीं होना चाहिए। और जो पहली बार आज अटेंड कर रहे हैं, इसका पार्ट 1 कल हो चुका है। और पोटी श्री रामुलु ये ध्यान रखेगा कि ये आमरण अनशन किया और 58वें दिन है इनकी जो है डेथ हो जाती है 15 दिसंबर 1900, ठीक है, ध्यान रखिएगा 1952 ईस्वी को इनकी डेथ हो जाती है। तो फिर जवाहरलाल नेहरू ने 19 दिसंबर 1952 ईस्वी को क्या हुआ, आंध्र राज्य के पुनर्गठन की बात स्वीकार की। उन्होंने कहा कि ठीक है इस पर विचार करेंगे, और बाद में फिर मुखर्जी आयोग का गठन होता है, फिर आंध्र राज्य अधिनियम पारित होता है। 1 अक्टूबर 1953 ईस्वी को आंध्र प्रदेश राज्य बन जाता है, भाषाई आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य होता है। उसे मद्रास से अलग करके उसे एक स्वतंत्र राज्य का दर्जा दिया गया, और इनके सैक्रिफाइसेस की वजह से कहा जाता है कि आंध्र राज्य का गठन हुआ। इसीलिए पोटी श्रीरामुलु को आंध्र राज्य का पितामह कहकर भी पुकारा जाता है। 9वें नंबर सवाल पे आते हैं। 9वां नंबर सवाल है कि भारत के संविधान में ऐसे उपबंध हैं जो संसद को संविधान के कुछ उपबंधों के प्रवर्तन के लिए अनुच्छेद 368 के अधीन संशोधन के बिना उपांतरित या निष्प्रभावित करने के लिए सशक्त करते हैं, उनमें शामिल है। यानी इस प्रश्न का जो मतलब है, मतलब ये है कि वो कौन कौन से ऐसे प्रावधान है जो अनुच्छेद 368 के बिना संसद को उसमें संशोधन, यानी विशेष बहुमत की आवश्यकता नहीं होती है और संसद उसमें संशोधन कर सकता है। पहला हो गया अनुच्छेद 2 के अंतर्गत बनाई गई कोई विधि नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना से संबंधित है। दूसरा हो गया अनुच्छेद 3 के अंतर्गत बनाई गई कोई विधि जो नए राज्यों के निर्माण से संबंधित है। और पहली अनुसूची और चौथी अनुसूची का संशोधन। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर का चयन कीजिए।
जल्दी से इसका जवाब जो है मलय कुमार जी 9 का ए, परेश दास 9 का सी। आप सब नए लोग जुड़े हुए हैं, आप पूरा जो है पहले का भी वीडियो देखिए, है ना, और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करिए। ये ध्यान रखिएगा कि इस तरह का एक्सप्लेनेशन आपको बहुत कम जगह पे मिलेगा। आज थोड़ा कम इसलिए बता रहा हूं क्योंकि इसके बारे में कल के सेशन में हमने जब 5 क्वेश्चन मात्र चर्चा की थी, उसमें विस्तार से आपको बताया था। तो इसमें देखिए, इसमें तीनों की तीनों सही होंगे, ठीक है, इसमें तीनों की तीनों सही होंगे, ये चीज ध्यान रखिएगा। पहली अनुसूची और चौथी अनुसूची का भी संशोधन इसमें शामिल होगा, यानी कि 9 का सी हो जाएगा। श्रुति प्रिया जी ने बिल्कुल सही जवाब दिया, रश्मि सिंह, पंकज कुमार जी ने, इन सब ने सी कहा, धर्मेंद्र यादव जी ने भी 9 का सी कहा, और ये सब के सब जो है सही है, ठीक है। चलिए 10वें नंबर सवाल पे आते हैं। 10वां नंबर सवाल है कि राज्य पुनर्गठन आयोग से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? असत्य है पूछ रहा है। सरकार ने 1953 ईस्वी में राज्य पुनर्गठन आयोग बनाया, ठीक है। दूसरा है, राज्य पुनर्गठन आयोग ने अपनी रिपोर्ट में अस्वीकार किया कि राज्यों की सीमाओं का निर्धारण वहां बोली जाने वाली भाषा के आधार पर होना चाहिए। यानी कि ये जो आयोग था, इसने अस्वीकार कर दिया कि भाषा के आधार पर प्रांतों का पुनर्गठन होना चाहिए। सी है, इस आयोग की रिपोर्ट के आधार पर 1956 ईस्वी में राज्य पुनर्गठन अधिनियम पारित हुआ, और राज्य पुनर्गठन अधिनियम के आधार पर 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश, संघ शासित प्रदेश का गठन किया गया। तो 10वें नंबर सवाल का जवाब देना है, जल्दी से फटाफट इसका जवाब दीजिए। परेश दास जी डी कह रहे हैं, ठीक है, डी कह रहे हैं, जल्दी से आगे बढ़ते जाइए। और नंबर धर्मेंद्र यादव जी 10 का डी, ठीक है, धर्मेंद्र जी कह रहे हैं 10 का डी, राज्य पुनर्गठन अधिनियम के आधार पर 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए। विमल कुमार बौद्ध जी नमस्कार, प्रणाम, सत श्री अकाल। और आप सब जो है आज के सेशन में कुछ नए बच्चे दिख रहे हैं, आप लोग रोज अटेंड करिए। 12:15 बजे ये क्लास चलती है, भारत के संविधान से संबंधित है, और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास होता है। अगर आप इसको अटेंड करेंगे तो आपने अगर संविधान को पढ़ रखा है तो बहुत ही सरलता से आप इसको ब्रशअप कर सकते हैं, उसका रिवीजन प्रश्नों के माध्यम से। आप ये कह सकते हो कि इन द मिरर ऑफ क्वेश्चंस आपको भारत के संविधान से संबंधित है सारी बुनियादी समझ आपको बता दी जाती है। नेहा जी गुड आफ्टरनून, फटाफट जवाब दीजिए, शामिल हो जाइए इस चर्चा में, इस गॉसिप्स में, और आप सब जो है इन प्रश्नों का जवाब जल्दी जल्दी फटाफट दीजिए, ठीक है। विमल कुमार बौद्ध जी नमस्कार, ठीक है। तो चलिए 10वें नंबर सवाल का देखिए, ध्यान रखिएगा कि ये अभी अभी हमने आपको बताया कि 1953 में पोटी श्रीरामुलु के गठन के बाद, सॉरी डेथ के बाद, फिर क्या होता है, केंद्र सरकार ने गठन किया, ये सही है। राज्य पुनर्गठन आयोग ने अपनी रिपोर्ट में अस्वीकार किया। अभी अभी हमने आपको क्या बताया कि जो फजल अली आयोग था, उस फजल अली आयोग ने कहा कि नहीं, भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन होना चाहिए, लेकिन एक भाषा एक राज्य के सिद्धांत को हम स्वीकार नहीं करते हैं, पहली चीज। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात जो हम स्वीकार कर पाते हैं, उन्होंने कहा कि केवल भाषा ही राज्यों के पुनर्गठन का आधार नहीं होना चाहिए। इसलिए ये चीज गलत हो जाएगा कि इन्होंने अस्वीकार किया नहीं, इन्होंने स्वीकार किया कि भाषा के आधार पर प्रांतों का गठन होना चाहिए। तो इसलिए इसका सही जवाब ये हो जाएगा। असत्य पूछ रहा है तो असत्य पूछ रहा है, तो असत्य यही है। वास्तव में उन्होंने भाषाई आधार पर राज्यों के पुनर्गठन की वकालत की। मेरा प्रिय विषय है भारतीय संविधान एवं राज्य व्यवस्था। बीएड करने के दौरान मैं अपने ग्रुप में पढ़ाता था राज्य व्यवस्था। विमल कुमार बौद्ध जी, अगर आप जैसे टीचर जो संविधान पढ़ाते हैं, अगर उनको कुछ नई बातें यहाँ पे सीखने को मिले तो ये मेरा सौभाग्य होगा, ठीक है। तो फटाफट चलिए इसका जवाब देते जाइए। अब जो है 11वें नंबर सवाल पर आते हैं। 11वां नंबर सवाल है, फ्रांसीसी संसद ने किस वर्ष पुदुचेरी को आधिकारिक तौर पर भारत को दिए जाने की घोषणा की थी? ये एकदम बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, और विमल कुमार बौद्ध जिसका सही जवाब आप बताइएगा। फ्रांसीसी संसद ने किस वर्ष पुदुचेरी को आधिकारिक तौर पर भारत को दे दिए जाने की घोषणा की थी? 1954 में, 1956, 1959, 1962, ठीक है। आधिकारिक तौर पर यहाँ पे जरूर जो है इसको ध्यान दीजिएगा। ये जो सवाल है उस सवाल को थोड़ा सा नोटिस करने की जरूरत है। धर्मेंद्र यादव जी ने 1954 बताया, ठीक है, धर्मेंद्र यादव जी 1954, पंकज कुमार जी बी कह रहे हैं, 1956 कह रहे हैं, ठीक है। जल्दी से और सब जवाब दीजिए और शेयर भी करिए और लाइक का बटन जरूर दबाइए,
ठीक है, लाइक का बटन जो है 16 लोग देख रहे हैं, लेकिन 11 ही अभी तक जो है वो क्या है कि लाइक का बटन आया है। कृष्णा कुमार जी बी, ठीक है, पंकज कुमार बी कह रहे हैं, बी मतलब 1956, ठीक है, कृष्णा जी भी बी कह रहे हैं। तो देखिए इसका सही जवाब जो होगा ना वो 1962 होगा। यहां पर एक बात ध्यान दीजिएगा, 1954 अगर यहां पे देखा जाए तो आप ये देखिएगा कि पुदुचेरी, पहले ये समझिए कि कहां है, ये आपका केरला है, ये तमिलनाडु है, ठीक है, ये आंध्र प्रदेश है। मान लीजिए आंध्र प्रदेश में एक जगह है जिसका नाम है यनाम, ठीक है, इसके बाद दूसरा यहां पे हो जाएगा आपका जो है वो क्या हो जाएगा, कराईकल, ठीक है, इसका दूसरी जगह जो है वो कराईकल हो जाएगा, तमिलनाडु के पास है। और तीसरी चीज जो है वो हो जाएगा पुदुचेरी, ठीक है, पुदुचेरी हो जाएगा। और केरल में एक जगह स्थित है, केरल के राज्य से घिरा हुआ, वो है माहे। तो यनाम, कराईकल, पुदुचेरी और माहे, ये चार क्षेत्र मिलकर किसका निर्माण करते हैं, संघ शासित क्षेत्र पुदुचेरी का निर्माण करते हैं। और यह कहा जाता है कि यहां पे क्या था कि यहां पे फ्रांसीसियों का नियंत्रण था, फ्रांसीसियों का ये प्रभाव में था। जैसे ठीक उसी तरह से जिस तरह से आपको पता है कि चाहे वो गोवा की बात करिए, दादरा नागर हवेली की बात करिए या फिर दमन दीव की बात करिए, ये तीन ऐसे जगह थे जो पुर्तगालियों के कंट्रोल में था। अंग्रेजों ने जब हिंदुस्तान को जीत लिया, जब सबको जो अपने समकक्ष जो अन्य यूरोपियन थे, उन यूरोपीय कंपनियों पर जब उन्होंने अपना प्रभाव या उन्हें पराजित कर दिया, जैसा कि आपको पता है कि 1759 ईस्वी के वेदरा के युद्ध में डचों को पराजित कर दिया गया था। इसी प्रकार 1760 ईस्वी में वांडीवाश की लड़ाई में फ्रांसीसियों को पराजित कर दिया। लेकिन और साथ में जो है वो क्या है कि जो पुर्तगाली थे, उन पुर्तगालियों को भी ये लग गया कि अब ब्रिटिश सरकार या अंग्रेजों से भारत में मुकाबला करना पॉसिबल नहीं है। तो उन्होंने क्या किया, लास्ट में गोवा, दादरा नागर हवेली और दमन दीव तक ही अपने को सीमित कर लिया और ब्रिटिश सरकार ने भी उसे परेशान नहीं किया। इसी तरह से 1760 ईस्वी में वांडीवाश के युद्ध में जब अंग्रेजों ने क्या किया कि फ्रांसीसियों को निर्णायक रूप से पराजित कर दिया, तो फ्रांसीसियों ने यह कहा कि भाई हमें क्या करिए कि पांडिचेरी और बंगाल के क्षेत्र में चंद्रनगर, इन दो जगहों को छोड़ दीजिए। यहां पर देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट बात जो आपको ध्यान में रखना है कि अगर हम देखें यूरोपियन, ठीक है, इसको ऐसे समझिएगा कि अगर यूरोपियंस की बात की जाए तो यूरोपियंस में अगर पोर्टुगीज को देखें ना, सबसे पहले अगर पोर्टुगीज को देखें, पोर्टुगीज हो गया, इसी प्रकार जो है फिर क्या हो जाएगा, फ्रांसीसी, फ्रेंच हो जाएगा, ठीक है। तो यहां पे जब हम पोर्टुगीज की बात करते हैं ना, तो पोर्टुगीज के कंट्रोल में जो है वो कौन सा क्षेत्र हो जाएगा, गोवा हो जाएगा। इसके बाद दादरा व नागर हवेली जो अब मिलकर वास्तव में एक हो गया है दमन दीव के साथ, इसके बाद दमन दीव हो जाएगा। ये तीनों के तीनों पुर्तगालियों के कंट्रोल में आजादी के समय तक, आजादी के बहुत बाद तक भी रहा। लेकिन जब हम फ्रेंच की बात करते हैं, फ्रांसीसियों के कंट्रोल में दो क्षेत्र थे, एक हो गया पांडिचेरी या पुदुचेरी हो जाएगा और दूसरा क्या हो जाएगा, दूसरा हो जाएगा चंद्रनगर। ये ध्यान रखना है कि चंद्रनगर, और ये चंद्रनगर कहां पे था, वेस्ट बंगाल में, ठीक है, ये कहां पे था, वेस्ट बंगाल में था। और जब हम पांडिचेरी की बात करते हैं तो इसके अंतर्गत चार क्षेत्र आते हैं, एक हो गया यनाम हो गया, इसके बाद हो गया क्या, कराईकल, कराईकल हो गया, इसके बाद हो गया पुदुचेरी हो गया, और पुदुचेरी के बाद फिर क्या हो जाएगा, पुदुचेरी के बाद हो जाएगा माहे, माहे, ठीक है ना। इसमें से यनाम जो है आंध्र प्रदेश राज्य से घिरा हुआ है, कराईकल पुदुचेरी तमिलनाडु, और माहे जो है ये किससे जुड़ा हुआ है, केरला से। तो इस तरह से ये, अब यहां पे देखिए गोवा, दादरा नागर हवेली, ये सब जो है 1961 में, गोवा क्या हुआ, 1961 में वापस भारत को मिल गया। जबकि पांडिचेरी की बात करें तो ये ध्यान रखना है कि ये 1954 में ये एक प्रकार से भारत में मिल तो गया था, लेकिन फ्रांसीसियों ने आधिकारिक तौर पर अभी पांडिचेरी को देने का ऐलान नहीं किया था। 1962 एडी में संसद ने, फ्रांसीसी संसद ने आधिकारिक तौर पर उन्होंने क्या किया, पांडिचेरी को हिंदुस्तान के हवाले कर दिया गया और 14वें संविधान संशोधन अधिनियम के अंतर्गत जो है इसको भारत में शामिल कर लिया गया। तो इस तरह से आप यहां पे देख रहे हो ना कि पांडिचेरी 1954 में, ठीक है, ये भारत के अंदर आ गया, लेकिन अभी फ्रांसीसियों ने आधिकारिक तौर पर अभी देने का ऐलान नहीं किया। अच्छा, एक बात और ध्यान रखिएगा कि अगर आपका 1954 सही मान लिया जाए
तो फिर आप उस प्रश्न का जवाब क्या दोगे? अगर आपसे सवाल यह पूछा जाए कि भारत में सबसे पहले कौन आए? पुर्तगाली, डच, इंग्लिश, डेनिश, फ्रांसीसी में तो सबसे पहले पुर्तगाली आए थे। लेकिन सवाल फिर यह भी पूछा जाता है कि सबसे बाद में गए भी कौन? तो सबसे बाद में पुर्तगाली गए। अगर 1954 को ही अगर पांडिचेरी मिल गया तो वास्तव में जो है अगर देखा जाए तो पांडिचेरी जो है वो 1954 में मिला है ना, और 1954 में मिला तो ऐसी स्थिति में फिर पुर्तगाली जो है, सॉरी मतलब पुर्तगाली जो है वो 1961 में गया, और ये 1954 में अगर हम मान लेते हैं तो फिर 1962 में जो है ये ध्यान रखिएगा कि फ्रांसीसी जो है मतलब मिल तो पहले गया, लेकिन कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो संसद ने कब ऐलान किया, फ्रांसीसी संसद ने पांडिचेरी को भारत को दिए जाने का? तो ये ध्यान रखिएगा कि इसका सही जवाब जो होगा वो होगा ये 1962 हो जाएगा। क्लियर हो गया ना? तो पुदुचेरी, इसके बाद देखिएगा बाद में ना एग्जैक्ट ईयर पता नहीं है कि बाद में चंद्रनगर जो कि कहा जाता है कि वहां पर वेस्ट बंगाल में स्थित था, वो चंद्रनगर भी हिंदुस्तान को वापस मिल गया। ललिता जी नमस्कार, ठीक है। तो हम तो आटे ही लाइक कर दिया देते हैं सर जी, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल पे आते हैं, 12वें नंबर सवाल पे आते हैं। 12वां नंबर सवाल है, किस वर्ष गोवा सहित अन्य पुर्तगाली बस्तियों को भारतीय संघ का राज्य क्षेत्र बनाया गया? भारतीय संघ का राज्य क्षेत्र कब बनाया गया? यहां पर एक चीज और मैं आपको दे दूं, एक ऑप्शन और दे देता हूं मैं, 1987। ठीक है, 1987 ये जो है ए है ना, ए की जगह ए 1960 है, मैंने यहां पे एक ऑप्शन जोड़ दिया 1987। और अब आपको सही जवाब देना है कि किस वर्ष गोवा सहित अन्य पुर्तगाली बस्तियों को भारतीय संघ का राज्य क्षेत्र बनाया गया? 1987, 1961, 1963, 1965, व्हाट मतलब इसका सही जवाब क्या होगा? रश्मि सिंह जी 1987। देखिए मेरे सवाल, पहले सवाल को एक बार फिर से पढ़िए। ठीक है, श्रुति प्रिया जी 12 का ए, पंकज कुमार जी 1987। देखिए ध्यान से पढ़िए फिर से एक बार। ठीक है, हमने एक ऑप्शन चेंज कर दिया, और चेंज इसलिए किया ताकि आपको कंफ्यूजन हो, और कंफ्यूजन हो, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि वो गलत जवाब है, लेकिन एक बार सोच कर जो है आपको बताना है, आपको इसका सही जवाब जो है देना है। नेहा जी नमस्कार, विमल कुमार बौद्ध जी बेहतरीन व्याख्यात्मक शिक्षण शैली महोदय जी नमस्कार, थैंक यू सो मच विमल। ठीक है, चलिए फटाफट जवाब दीजिए। नेहा ए हो गया, ललिता 1961। अब देखिए यहां पे समझिए, 1987 हमने दिया, ठीक है, एक कंफ्यूजन क्रिएट करने के लिए, और आप सबने इसका सही जवाब दिया। देखिए गोवा जब 1961 में मिला था ना, तो उस समय ये वास्तव में क्या था? एक यूनियन टेरिटरी के रूप में था। यूनियन टेरिटरी के रूप में गोवा, दादरा नगर हवेली, दमन दीव, इन तीनों को जो है ध्यान रखिएगा कि पहले यूनियन टेरिटरी के रूप में ही शामिल किया गया था। लेकिन क्या हुआ 1987 एडी में, यह ध्यान रखिएगा गोवा को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया। तो 1987 दिया है, लेकिन यहां पे यह भी तो देखना है ना, ये पूछ रहा है कि संघ का, भारतीय संघ शासित क्षेत्र कब बनाया गया? तो संघ शासित क्षेत्र 1961। लेकिन अगर यह सवाल पूछा जाता कि गोवा को भारत के पूर्ण राज्य का दर्जा कब दिया गया, तब इसका सही जवाब 1987 होता। तो दोनों को ऑप्शन दिया है, तो आपको यह बात समझनी है। श्रुति प्रिया जी ठीक है, एकदम बिल्कुल सही कह रहे हैं कि 1987 का जो वर्ष है ना, यह वर्ष वास्तव में तीन राज्यों को मतलब भारत में राज्य का दर्जा दिया गया था। मिजोरम हो गया, ठीक है, मिजोरम, मेघालय और गोवा। ठीक है, इन तीनों को जो है, सॉरी, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश और गोवा, इन तीनों को 1987 में राज्य का दर्जा दिया गया। अभी मैं आपको एक कोडिंग बताऊंगा, इसको कैसे याद करेंगे। 13वें नंबर सवाल में, किस आयोग की अनुशंसा पर पंजाब पुनर्गठन अधिनियम द्वारा पंजाब, हरियाणा और हिमाचल प्रदेश राज्य का गठन किया गया था? आपको बताना है कि वो कौन सा आयोग था जिसके रिकमेंडेशन पर पंजाब रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट पारित हुआ था, और इसके अंतर्गत पंजाब, हरियाणा और हिमाचल प्रदेश राज्य का गठन किया गया था। आपको बताना है कि इसका सही जवाब 1961। ललिता जी जो है 13 का डी सरकारिया आयोग बता रही है। ठीक है, इसके बाद राजपूत गुड आफ्टरनून, फटाफट जुड़ते जाइए, आप लोग लेट से आते हैं और फिर चेहरा दिखा के चले भी जाते हैं ना। जल्दी जल्दी जो है जुड़ते रहिए, जब देखना है तो पूरा शुरू से लास्ट तक देखिए। श्रुति प्रिया जी 13 का बी फजल अली आयोग, फजल अली आयोग। चलिए आइए, नया सवाल लगता है आप लोगों के लिए, है ना। देखिए इस बात को समझिएगा, इसका सही जवाब जो है शाह आयोग है। ठीक है, शाह आयोग इसका सही जवाब है। कैसे? अब ऐसे समझो कि हुआ क्या था कि
1956 ईस्वी में 1956 एडी में 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश का गठन कर दिया गया। ठीक है, 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश, ये 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के अंतर्गत जो है इसको क्या किया गया, 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया। बना तो दिया गया, लेकिन अभी भी जो है कह सकते हैं कि ये जो राज्यों का पुनर्गठन हुआ था वो भी कह सकते हैं साइंटिफिक अभी भी नहीं था, अभी भी वैज्ञानिक नहीं था। और इस वजह से क्या हुआ, विरोध हुआ। सबसे पहला विरोध 1956 के बाद, 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश के गठन के बाद, इसके बाद पहला जो है असंतोष कहां पर देखा गया, 1960 ईस्वी में गुजरात, जो मुंबई था ना, मुंबई प्रांत जो था, इस मुंबई प्रांत के अंतर्गत आज का महाराष्ट्र जो मराठी भाषी था और आज का गुजरात जो गुजराती भाषी था, ये दोनों एरिया मुंबई में शामिल था। जैसे मद्रास में शामिल कौन कौन सा क्षेत्र था, तेलुगु भाषी और तमिल भाषी था। इसी तरह से अगर मुंबई की बात करें तो मराठी भाषी क्षेत्र महाराष्ट्र आज का, और साथ में आज का गुजरात, ये दोनों शामिल था। तो गुजराती लोग जो है ना, वो लोग क्या करने लगे, हल्ला करने लगे। उन लोगों ने कहा कि भाई ये तो बड़ा गलत हो गया कि आप गुजराती भाषी क्षेत्र को यहाँ पे आपने जिस तरह से तेलुगु भाषी लोगों को मद्रास से, तमिल भाषी मद्रास से अलग कर दिया, हमें भी अलग करिए। हमें भी जो है वो क्या है कि मराठा गुजराती जो दोनों भाषा है, दोनों भाषा का मेल, ये एक बेमेल जोड़ी लगता है, इसलिए इसको आप हटा दीजिए, हटा दिए। बहुत हल्ला हुआ, हल्ला हुआ। और 1960 में ध्यान रखिएगा कि गुजरात को महाराष्ट्र से क्या किया गया, अलग कर दिया गया। और इस प्रकार गुजरात जो है +1 हो गया। पहले 14 राज्य थे, +1 हो गया 15। तो भारत में 15वां राज्य जो है बना था कौन सा, गुजरात। इसके बाद क्या हुआ कि इसके बाद आप देखिएगा कि पंजाब जो है, ये पंजाब का जो क्षेत्र था ना, इस पंजाब क्षेत्र के अंतर्गत आज का पंजाब, आज का हरियाणा और आज का हिमाचल प्रदेश जो है वो क्या है कि शामिल था। ये पहाड़ी इलाका, और ये सब जो है P फॉर पंजाबी भाषी और H फॉर हरियाणा, ये हिंदी भाषी क्षेत्र था। इन दोनों में भी झगड़ा होने लगा, इन दोनों में भी कलह होने लगा कि भाई आप हिंदी भाषी को पंजाबी भाषी क्षेत्र से कैसे मिला गया। तो जो हरियाणा वाले थे, उन लोगों ने कहा कि नहीं, हिंदी भाषी राज्य को पंजाब से अलग करिए। तब फिर क्या होता है कि इनकी आवाज जब हुए 1963 में शाह आयोग का गठन किया गया। इस बात को ध्यान में रखिएगा। और शाह आयोग की सिफारिश के बाद क्या हुआ, हरियाणा को पंजाब से अलग करके एक स्टेट का दर्जा दिया गया। और इस प्रकार हरियाणा क्या हो जाएगा, 15+1 हो जाएगा। तो यहां पर क्या हो जाएगा, 16। इसलिए हरियाणा जो है 16वां राज्य बन जाएगा। और जो हिमाचल प्रदेश है ना, अभी हिमाचल प्रदेश को अलग तो किया गया, बट हिमाचल प्रदेश को यूनियन टेरिटरी के रूप में रखा गया। अभी उसे पूर्ण राज्य का दर्जा नहीं मिलेगा। हिमाचल प्रदेश को पूर्ण राज्य का दर्जा 1971 में मिलेगा, 19 कह सकते हैं कि 63 में नहीं मिलेगा। 63 में पंजाब से हरियाणा को अलग किया गया, एक राज्य बनाया गया। पंजाब से हिमाचल प्रदेश को अलग कर दिया गया, उसे यूनियन टेरिटरी बनाया गया था। यह बात ध्यान रखिएगा। तो हिंदी भाषी जो है हरियाणा अलग हो गया, पंजाबी भाषी पंजाब अलग हो गया, और हिमाचल प्रदेश जो है ये पहाड़ी इलाका था, इसको अलग कर दिया गया और उसको यूनियन टेरिटरी बनाया गया। लेकिन 1971 एडी में हिमाचल प्रदेश जो है एक बार मतलब जो है कह सकते हैं पूर्ण राज्य का उसे दर्जा हासिल हो गया। इसीलिए इसका सही जवाब जो है ना, शाह आयोग होगा। अब 14 नंबर सवाल पे आते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। ठीक है, नागालैंड को 1963 में राज्य बनाया गया, ये आपको बताना है कि सही है कि गलत है। मणिपुर, त्रिपुरा और मेघालय 1972 में राज्य बने, जबकि मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश को 1986 में राज्य का दर्जा दिया गया। उपरोक्त कथनों में से कौन सा सत्य है? केवल एक, 2 और 3। सी हो जाएगा केवल 1 और 2, और डी हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। 14वें नंबर सवाल का जवाब विमल कुमार बौद्ध जी, रश्मि, ललिता जी, जल्दी से 14 नंबर सवाल का जवाब दीजिए कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। नागालैंड को 1963 में राज्य बनाया गया। दूसरा है मणिपुर, त्रिपुरा और मेघालय 1972 में राज्य बने, जबकि मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश को 1986 में राज्य का दर्जा दिया गया। श्रुति प्रिया जी 14 का सी कह रहे हैं, केवल 1 और 2। रश्मि सिंह जी ए कह रहे हैं, केवल 1। ठीक है, जल्दी से 14 नंबर सवाल का जवाब दीजिए। ठीक है, जल्दी से ज्यादा शेयर करिए, है ना, ज्यादा से ज्यादा इसको शेयर जरूर करिए अपने दोस्त यार में, और आप इन प्रश्न का जवाब भी फटाक से दीजिए। अब देखिए यहां पे एक बात समझिएगा, मैं यहां पर एक कोडिंग बता रहा हूं, उस कोडिंग को हो सके तो नोट कर लीजिएगा। ठीक है, एक कोडिंग याद रखिएगा, और वो कोडिंग है ब अस पा, ब अस
बसपा के ही मंत्री, बसपा के ही मंत्री मेघा, ठीक है, बसपा के ही मंत्री मेघा सिमी अगो, बसपा के ही मंत्री सिमी अगो और छौझा तेलंगाना, ठीक है, बसपा के ही मंत्री सिमी अगो और छौझा तेलंगाना। ये ध्यान रखिएगा, अगर ये याद रख लेते हो ना, तो अगर 4 स्टेट दे देगा, और अभी आगे एक सवाल आएगा अभी, तो आपको क्या है कि उन प्रश्नों का ऐसा सवाल पूछा था, 4 राज्य दे दिया और उसमें सवाल पूछा जाएगा कि स्थापना के क्रमानुसार, यानी कि पहले किसको स्थापित किया गया, फिर कौन आया, फिर कौन आया, फिर कौन आया, उसको क्रम से सजाने के लिए सवाल आता है। आप हर अलग अलग राज्य का अलग अलग रखने लगोगे ना, तो फिर आप निश्चित रूप से बहुत ज्यादा मतलब दिक्कत आएगी, या उस समय याद भी हो जाए लेकिन कुछ समय के बाद आप भूल जाओगे। लेकिन हमने क्या किया, कोडिंग बनाया, बसपा के ही मंत्री, बसपा मतलब बहुजन समाज पार्टी है ना, बसपा के ही मंत्री मेघा सिमी अगो छौझा तेलंगाना। इसमें के का मतलब कुछ भी नहीं है, बस बसपा के ही मंत्री लगे कि हाँ कि बसपा पार्टी का एक मंत्री है ना, तो यहां पे बसपा के लगा दिया, लेकिन के कुछ नहीं है। अब देखिए ये जो स्थिति है, ये जो कोडिंग है ना, ये 7th शेड्यूल्ड, ये 7वां संविधान संशोधन अधिनियम जो पारित हुआ था, इसके बाद का है। ये 7th कॉन्स्टिट्यूशनल एक्ट जो है पारित हुआ, 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश, इसके बाद राज्यों का गठन। तो देखिए 14 राज्य था, अभी हमने क्या बताया कि बंबई में गुजराती शामिल था, ये लोग चिल्लाने लगे। 1960 ईस्वी में क्या हुआ कि गुजरात को जो है वो क्या कर दिया गया, बंबई से अलग करके एक नया राज्य जो है बना दिया गया, और ये क्या हो जाएगा, 15वां राज्य हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद असम के क्षेत्र में नागालैंड वगैरह मिला था, यहाँ नागा लोग जो है ना, उन्होंने भी रिवोल्ट कर दिया, उन्होंने कहा कि नहीं मेरा भी अलग राज्य बनाइए। तो 1963 एडी में क्या हुआ, नागालैंड को असम से अलग कर दिया गया। ये ध्यान रखिएगा, ये 16वां राज्य बन जाएगा, ठीक है। इसके बाद पंजाब, थोड़ा सा मैंने इसके पहले गलत बता दिया था कि वो 16वां राज्य था, 16वां राज्य पंजाब, हरियाणा नहीं था। अब देखिए पंजाब से हरियाणा को अलग कर दिया गया। कब अलग कर दिया गया, ये अलग किया गया, ध्यान रखिएगा 1963 में ही, सॉरी 1966 में, 1966 होगा, वहां पे गलत बताया, 1966। और ये हरियाणा जो है ना, ये किसके आयोग, कौन से आयोग, क्या शाह आयोग की सिफारिश पर पंजाब से हरियाणा को अलग कर दिया गया 1966 एडी में, आपको पता है शाह। और उसके साथ जो है हिमाचल प्रदेश को भी अलग किया गया, लेकिन हिमाचल प्रदेश को यूनियन टेरिटरी बनाया गया। इसके बाद हिमाचल प्रदेश आएगा 1971 में, इसे पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया, ठीक है। इसके बाद 1972 में मंत्री मणिपुर, त्रिपुरा, मेघालय, 1972 एडी में इन्हें बारी बारी से क्या किया गया, पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया, इन्हें अलग से राज्य बना दिया गया। इसके बाद सिक्किम आपको पता है 1975 एडी में। इसके बाद मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, गोवा, इन तीनों राज्यों को 1987 में पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया। इसके बाद देखिएगा सन 2000 एडी के आसपास में, ठीक है, ये 1 नवंबर, 9 नवंबर और 15 नवंबर क्या हुआ, 1 नवंबर 2000 को छत्तीसगढ़ और 9 नवंबर 2000 को कैसा उत्तराखंड और 15 नवंबर 2000 को कहा जाता है झारखंड को अलग राज्य का दर्जा दिया गया। इसके बाद जून 2014 में तेलंगाना को एक अलग राज्य का दर्जा दिया गया। अब आप समझो कि यहाँ पे 14 राज्य था, गुजरात जो है 15वां राज्य बन गया, नागालैंड 16वां राज्य, हरियाणा बना 17वां राज्य। इसके बाद जो है इसके बाद हो जाएगा पंजाब, है ना। इसके बाद क्या हो जाएगा, 17वां राज्य हरियाणा का हो गया। इसके बाद 18वां राज्य जो है हिमाचल प्रदेश, ये 18वां राज्य था। मणिपुर जो है 19वां, ये 20वां राज्य था। त्रिपुरा, मेघालय 21वां राज्य, और सिक्किम जो है वो 22वां राज्य हो जाएगा। इसके बाद मिजोरम 23वां राज्य, इसके बाद अरुणाचल प्रदेश 24वां राज्य, इसके बाद गोवा 25वां राज्य, इसके बाद छत्तीसगढ़ 26वां राज्य, इसके बाद उत्तराखंड 27वां राज्य, इसके बाद झारखंड 28वां राज्य और तेलंगाना बन गया 29वां राज्य। लेकिन कश्मीर जब यूनियन टेरिटरी में कन्वर्ट हो गया
तो इसमें -1 हो गया और इस प्रकार 28 राज्य में कन्वर्ट हो गया। ये ध्यान रखिएगा, ये कोडिंग अगर आप याद रखते हो तो आपको जो है निश्चित रूप से क्या होगा कि एक सीक्वेंस बनाने में आपको आसान लगेगा। तो बसपा के ही मंत्री मेघा सिमी अगो छौजा तेलंगाना, बसपा के ही मंत्री मेघा सिमी अगो छौजा तेलंगाना। ठीक है, चलिए वापस आते हैं सवाल को। अगर आप यहां पे देखिए, अब क्या है, नागालैंड को 1963 में सही है, मणिपुर, त्रिपुरा और मेघालय 1972 में, ये भी सही है। जबकि मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश के बारे में क्या बताया, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, गोवा 1987 में, लेकिन यहां पे 1960 दिया हुआ, 86 दिया हुआ, इसलिए ये गलत है। एंड द राइट आंसर विल बी ग्रुप सॉरी केवल 1 और 2, यानी कि 14 का सी जो है सही जवाब है। ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, चलिए 15वें नंबर सवाल पर आते हैं। अब ये बहुत ही अच्छा सवाल है और बहुत बार पूछा गया है, ठीक है ना। सिक्किम के लिए संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। आजादी के समय सिक्किम को भारत की शरणागति प्राप्त थी। दूसरा है, सिक्किम विधानसभा के लिए पहला लोकतांत्रिक चुनाव 1974 में हुआ और इसमें सिक्किम कांग्रेस को भारी विजय मिली थी। तीसरा है, भारत सरकार ने सिक्किम विधानसभा के अनुरोध को मानकर सिक्किम को भारत का 25वां राज्य बनाया गया, 22वां राज्य बनाया गया। और चौथा है, भारत संघ में सिक्किम के विलय को स्थानीय जनता का, लिखा है स्थानीय जनता का समर्थन प्राप्त नहीं था, स्थानीय जनता का समर्थन प्राप्त नहीं था। ये आपको बताना है कि इसमें क्या सही है। 15 नंबर सवाल का जवाब बहुत ही बेहतरीन सवाल है कुमारी कौशल्या, थैंक यू सो मच। आज बहुत सारे नए बच्चे जुड़े हैं, ठीक है, आप सब ज्यादा से ज्यादा जुड़ते जाइए ना, इतनी शानदार क्लास आपको कहीं पे नहीं मिलेगी। ठीक है, भारत के संविधान से, और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाइए भी। ठीक है, आप बताओ कुमारी कौशल्या जी, और आप लोग एक बार जरूर ये बता दीजिएगा कि आप सब किसकी तैयारी करते हैं। सिविल सर्विसेज को भी जो है जरूर टारगेट पे रखिए आप सब, है ना। तो आप बताइए, इसका सही जवाब बताइए सिक्किम के लिए। इससे संबंधित बहुत सवाल आते हैं, अभी मैं आपको बताऊंगा क्या सवाल है, सिक्किम का इतिहास क्या है, मैं आपको इसके बारे में जानकारी दूंगा। सिक्किम के लिए, ठीक है, से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। आजादी के समय सिक्किम को भारत की शरणागति प्राप्त थी। दूसरा है, सिक्किम विधानसभा के लिए पहला लोकतांत्रिक चुनाव 1974 में हुआ और इसमें सिक्किम कांग्रेस को भारी विजय मिली थी। तीसरा है, भारत सरकार ने सिक्किम विधानसभा के अनुरोध को मानकर सिक्किम को भारत का 22वां राज्य बनाया। और चौथा है, भारत संघ में सिक्किम के विलय को स्थानीय जनता का समर्थन हासिल था। तो आपको बताना है उपयुक्त कथनों में कौन सा कथन सत्य है, कौन सा कथन सत्य है, ये आपको बताना है। यूपी टीजीटी ललिता जी, ठीक है। श्रुति प्रिया जी 15 का ए। विनय कुमार, क्या ऑफलाइन क्लास भी चलती है, किस जगह से क्लास चल रही है महोदय जी? विमल जी, ये क्लास प्रयागराज से चल रही है, ठीक है ना, प्रयागराज से चल रही है। और विमल जी, आप क्या करते हैं, आप क्या कहीं पढ़ाते हैं? ललिता जी 15 का बी, ठीक है। चलिए जल्दी से फटाफट जो है जवाब दीजिए, बहुत ही अच्छा सवाल है, ठीक है, सवाल इसका बहुत ही शानदार है। आपको बताना है इसका सही जवाब क्या। आप देखिए, इसके बारे में पूरी कहानी सुनिए। ये एक आज का जो है टॉपिक, आज का एक बहुत ही बेहतरीन टॉपिक मैं इसमें ले रहा हूं। सिक्किम कैसे भारत का राज्य बना और भारत का राज्य बनने के पहले सिक्किम की कहानी क्या थी, ठीक है ना। तो यहां पे देखिए, जब हम सिक्किम की बात करते हैं तो आप ये समझ जाइए कि सिक्किम जो है ये भी एक प्रकार से क्या था, ये भी एक प्रिंसली स्टेट्स था, जैसे देशी रियासत है और सारे थे ना, वैसे ही जो है एक देशी रियासत सिक्किम भी था, ठीक है। सिक्किम भी जो एक देशी रियासत था। हुआ क्या, 1814-15 ईस्वी के आसपास में ब्रिटिश सरकार, जो कि बंगाल के क्षेत्र से शासन कर रही थी भारत में, उनका नेपाल के साथ क्या हुआ कि झगड़ा हुआ। तो ये आप समझ जाइए कि बंगाल है, इधर सिक्किम है और यहाँ पे क्या है, नेपाल है, ठीक है। ये नेपाल हो गया और ये आप मान लीजिए सिक्किम है, और ये क्या हो जाएगा, बंगाल का एरिया। यहाँ पे अंग्रेजों का शासन था, ठीक है। अंग्रेज क्या चाहते थे, नेपाल को जीतना चाहते थे, इसीलिए देशी रियासत सिक्किम से ये अनुरोध कर रहे थे कि आप हमें हेल्प करिए। तो सिक्किम ने क्या किया कि इस युद्ध में
उसने नेपाल के विरुद्ध ब्रिटिश सरकार का साथ दिया, यह सोचकर साथ दिया कि अगर ब्रिटिश सरकार इसे जीत जाती है तो नेपाल का कुछ हिस्सा सिक्किम को भी जो है मिल सकेगा। और कहा जाता है कि इसी वजह से अंग्रेजों का नेपाल के साथ जब युद्ध हुआ, सिक्किम ने क्या किया कि उसने सपोर्ट किया अंग्रेजों का, सपोर्ट से अंग्रेज जीत गए, नेपाल को जीत गए। लेकिन अंग्रेजों ने क्या किया, अपने फितरत के हिसाब से उन्होंने क्या किया कि उन्होंने मतलब कह सकते हैं नेपाल का कुछ हिस्सा देने की बात तो छोड़ दी है। कहा जाता है कि सिक्किम का एक हिस्सा दार्जिलिंग था ना, वो दार्जिलिंग भी कब्जे में कर लिया। इसीलिए देखिएगा आज भी दार्जिलिंग जो है ना बंगाल के कंट्रोल में आता है, और दार्जिलिंग के गोरखा लोग जो है ना बार बार कहते हैं कि भाई हमें जो एक अलग राज्य बना दीजिए, ठीक है, हमें बंगाल से अलग एक राज्य गोरखालैंड बनाइए, ठीक है। तो वो दार्जिलिंग कहां पे कब आया, तो आप समझ जाइए कि यही 1814-15 ईस्वी में जब नेपाल के विरुद्ध अंग्रेजों का अभियान प्रारंभ हुआ, तो सिक्किम ने इससे प्रॉमिस किया कि आप जब भी अभियान करोगे मैं आपको हेल्प करूंगा, और किया भी उसने, इस उम्मीद से किया कि नेपाल का एक हिस्सा उसे प्राप्त होगा। लेकिन ब्रिटिश सरकार ने विजय हासिल करने के बाद अपनी फितरत के अनुसार उन्होंने नेपाल का कोई हिस्सा सिक्किम को नहीं दिया, उल्टा सिक्किम का जो दार्जिलिंग क्षेत्र था उस दार्जिलिंग क्षेत्र को अपने कब्जे में कर लिया, ठीक है। इसके बाद 1890-96 के दशक में क्या हुआ कि सिक्किम का खतरा जो है इधर से मंडराने लगा। तो क्या हुआ, सिक्किम ने ब्रिटिश सरकार से यह रिक्वेस्ट किया कि आप हमें क्या करो कि आप हमें प्रोटेक्शन दीजिए, हमारा जो है प्रोटेक्शन दीजिए। और क्या है कि 3 भागों में, एक रक्षा, विदेश विभाग और संचार, इन्होंने ये कहा कि सिक्किम ने रिक्वेस्ट किया कि आप मेरा ये वाली बात जो है आप देख लीजिए, बाकी हमें अपने आंतरिक मामले में स्वतंत्र छोड़ दीजिए। ब्रिटिश सरकार का ये संरक्षित राज्य बन गया, प्रोटेक्टोरेट स्टेट बन गया। 1947 ईस्वी में जब हिंदुस्तान आजाद हुआ, हिंदुस्तान जब आजाद हुआ तो ये सिक्किम हिंदुस्तान में नहीं मिला। सिक्किम ने स्वतंत्र भारत की सरकार से ये रिक्वेस्ट किया कि आप भी पहले की तरह, जैसे अंग्रेज है रवीस, रवीस का मतलब है कि क्या हो गया, इसको जो है रा से हो गया विदेश विभाग है ना, रवीस का क्या है, रा का क्या मतलब बताया, हाँ रक्षा, इसके बाद विदेश विभाग और संचार, ये 3 जो है सिक्किम ने रिक्वेस्ट किया कि जिस तरह से भारत की आजादी के पहले ब्रिटिश सरकार हमें प्रोटेक्टोरेट स्टेट के रूप में दर्जा दिया था और हमारे रक्षा, विदेश विभाग और संचार को वो देखा करते थे, बाकी आंतरिक मामले में मैं स्वतंत्र था। आप भारत स्वतंत्र भारत की सरकार से रिक्वेस्ट किया सिक्किम ने कि आप भी मुझे यही प्रोटेक्शन दीजिए। तो कहा जाता है कि क्या होता है कि 1947 के बाद सिक्किम भारत का कैसा राज्य बन गया, प्रोटेक्टोरेट स्टेट, इसको कहते हैं प्रोटेक्टोरेट स्टेट बन गया, जिसको हम कहते हैं संरक्षित राज्य बन गया, ठीक है। 1975 एडी में, 1975 ईस्वी में क्या हुआ कि जो सिक्किम था ना, सिक्किम में जो जनता थी ना, वहां का शासक था, वहां पे नामग्याल वंश का शासन था, और नामग्याल वंश का राजा था उसको कहते हैं फाल्देन थोंडुप नामग्याल, फाल्देन थोंडुप नामग्याल, ये सिक्किम का राजा था, ठीक है। और सिक्किम का राजा जो फाल्देन नामग्याल थोंडुप था ना, उसकी शादी एक अमेरिकी लड़की होप कुक से हुई थी, और होप कुक जो थी ना, जो अमेरिका की थी, कहा जाता है कि वो अमेरिका की एजेंट थी, और वो सिक्किम के राजा यानी अपने पति फाल्देन थोंडुप नामग्याल को बेवजह परेशान करती थी। और होप कुक ने क्या किया कि सिक्किम के राजा, अपने पति राजा से ये कहा कि दार्जिलिंग तुम्हारा था, दार्जिलिंग को स्वतंत्र भारत की सरकार से कहो कि वो दार्जिलिंग हमें दे दे, ठीक है, हम सबको लौटा दे वापस। तो सिक्किम के शासक ने जो ऐसा कहा तो भारत की सरकार, भाई आजादी के बाद दार्जिलिंग हिंदुस्तान में मिल गया था, हिंदुस्तान में, तो वो सिक्किम को देने की बात हो ही नहीं सकती थी। तो कहा जाता है कि इसी बात को लेकर भारत के साथ सिक्किम राज्य का मतलब जो है उसमें टशन जो है प्रारंभ हो गया, और उसमें बहुत बड़ी भूमिका अमेरिका की जो उसकी पत्नी थी होप कुक, वो फाल्देन थोंडुप नामग्याल को जो है वो परेशान किया करती थी, ठीक है। इसके बाद क्या होता है कि जब वहां की जनता भी इस वजह से क्या हो गया, परेशान हो गई, तो वहां पर क्या हुआ कि एक अभियान चलाया गया 1974 के आसपास में। और सिक्किम को क्या जाता है ना कि 1974 एडी में 35वां संविधान संशोधन के अंतर्गत, ठीक है, 35वां संविधान संशोधन के अंतर्गत उसे क्या किया गया, एसोसिएट स्टेट, यानी कि अब जो है वो क्या हो गया कि प्रोटेक्टोरेट स्टेट से इसका दर्जा जो है वो
एसोसिएट स्टेट का हो गया। जस्ट लाइक इसको आप ऐसे पढ़े होंगे ना, इसको देखिए, ये जरूर नोट कर लीजिएगा कि अगर हम सिक्किम की बात करें, सिक्किम, ठीक है, सिक्किम की बात करें अगर, तो इसमें देखिए तीन तरह के इसके सिचुएशन आया, तीन तरह के स्टेटस। एक आया प्रोटेक्टोरेट स्टेट, प्रोटेक्टोरेट स्टेट, अभी मैं हिंदी में भी बता रहा हूं, प्रोटेक्टोरेट स्टेट, इसको हम कहेंगे हिंदी में संरक्षित राज्य। हिंदी में क्या कहेंगे कि संरक्षित राज्य। पहले सिक्किम भारत के लिए संरक्षित राज्य की तरह था। दूसरी चीज क्या हो जाएगा, एसोसिएट स्टेट, एसोसिएट स्टेट, ठीक है। इस एसोसिएट स्टेट इसको कहेंगे सहायक राज्य, सह राज्य, सह राज्य, एसोसिएट स्टेट। इसके बाद क्या हो जाएगा, इसके बाद इसका स्टेट हो जाएगा फुल स्टेट, फुल स्टेट, जिसको हम कहेंगे पूर्ण राज्य। इससे कौन सा दर्जा हासिल हो गया, पूर्ण राज्य का दर्जा हासिल हुआ, ठीक है, इसे पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया। अब यहाँ पे देखिए प्रोटेक्टोरेट स्टेट, आप ये कह सकते हो कि ये 1947 से लेकर 1974 तक रहा, और 1974 में अभियान हुआ और सिक्किम को हिंदुस्तान में एक एसोसिएट स्टेट का दर्जा दिया गया, और ये दर्जा 1974 से 1975 तक रहा। और इसके लिए कौन सा संविधान संशोधन हुआ, 35वां संविधान संशोधन हुआ। इस चीज को ध्यान रखिएगा, इसके अंतर्गत 35वां, 35, ध्यान रखना, 35वां संविधान संशोधन हुआ 1974 एडी में, और इसको भारत का सह राज्य, एसोसिएट स्टेट का दर्जा दिया गया। और भारत के संविधान के भाग 2 है ना, भारत के संविधान का आर्टिकल जो है, एक मिनट रुक जाइए, ये हैंग कर गया है, ठीक है। अब देखिए क्या होता है कि 35वां संविधान संशोधन अधिनियम के अंतर्गत इसे एसोसिएट स्टेट का दर्जा दिया गया, और भारत के संविधान का अनुच्छेद, ये ध्यान रखना है, अनुच्छेद 2 में अनुच्छेद 2 का जोड़ा गया, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, 2 का जोड़कर इसको सह राज्य का दर्जा दिया गया। लेकिन इसके बाद क्या होता है कि तुरंत जो है अगले वर्ष 36 संविधान संशोधन अधिनियम होता है 1975 ईस्वी में, और इसके अंतर्गत क्या हुआ, इसको पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया। और ये जो 2 का जो सह राज्य के लिए बनाया गया था, ये 2 का यहाँ पे खत्म हो जाएगा। और इस प्रकार 36वां संविधान संशोधन अधिनियम 1975 के अंतर्गत सिक्किम को जो है क्या बना दिया गया, पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया। और आपको पता है कि इसे 22वां राज्य का दर्जा दिया गया। यहां तक बातें समझ में आ गई ना। अब यहाँ पे देखिए, इसको बहुत अच्छी यहाँ पे समझिए, फिर से वापस आते हैं 15 नंबर की, सिक्किम से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। आजादी के समय सिक्किम को भारत की शरणागति, शरणागति का मतलब ही है कि इसको प्रोटेक्टोरेट स्टेट का दर्जा हासिल था। इसे कौन सा राज्य का दर्जा हासिल था, इसे जो है आप कह सकते हो सह राज्य, है ना। हमने आपको क्या बताया, सॉरी, संरक्षित राज्य, संरक्षित राज्य का, यानी कि भारत के शरण में था। दूसरा, सिक्किम विधानसभा के लिए पहला लोकतांत्रिक चुनाव 1974 में हुआ। आपको बताया 35वां संविधान संशोधन, उसको सह राज्य का दर्जा दिया गया, ठीक है, 74 में हुआ, सही है। और इसमें सिक्किम कांग्रेस को भारी विजय मिली। भारत सरकार ने सिक्किम विधानसभा के अनुरोध को मानकर सिक्किम को भारत का 22वां राज्य बनाया 36वां संविधान संशोधन के अंतर्गत। भारत संघ में सिक्किम के विलय को स्थानीय जनता का समर्थन हासिल नहीं था, ये गलत बात है। क्यों? क्योंकि वहां पर जब रिफरेंडम हुआ ना, वहां का 97.5% जो पॉपुलेशन, जो कि अपने राजा से परेशान, और राजा से कहीं ज्यादा उनकी जो अमेरिकी पत्नी जो होप कुक थी, उससे ज्यादा परेशान थी। और परेशान होकर इस वजह से क्या हुआ कि 97.5% पॉपुलेशन सिक्किम का जो है, उन्होंने भारत में मिलने का समर्थन जो है या अपनी जो है हामी भरी, और तब जाके सिक्किम को भारत के पूर्ण राज्य का दर्जा प्रदान किया गया। ठीक है, रिंकी चौधरी जी, सादर प्रणाम स्वीकार करें महोदय जी, मुझे अति प्रसन्नता प्राप्त हुई। गुरुदेव जी, थैंक यू सो मच रिंकी। ठीक है, आप लोग रोज जुड़िए, है ना, रोज जुड़िए। जय भीम आशु कवि जी, आज कैसे आ गए? चलिए, फिलहाल मैं जो है समझ नहीं पा रहा हूँ। ठीक है, गुड़िया सिंह जी, सुगौलों की संधि 1816, बिल्कुल सही, मैं तो बहुत देर से देख ही नहीं रहा था। ठीक है, मैं क्षमा चाहता हूँ रिंकी जी, आज हमें देर हो गई गुरुजी, माफी चाहती हूँ। कोई बात नहीं, आप लोग रोज अटेंड करिए।
ठीक है, यहां तक ये कॉन्सेप्ट सही हो गया। तो बस 1 2 3 विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन एंड बी इज द राइट आंसर। ठीक है, 15 का बी। चलिए 16 नंबर सवाल पे आते हैं। 16 नंबर सवाल है कि प्रारंभ में किस राज्य को नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी के नाम से जाना जाता था, जिसको हम शॉर्ट में नेफा कहते हैं। नेफा, नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी के नाम से जाना जाता था। असम, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, नागालैंड। आपको बताना इसका सही जवाब नेफा के नाम से किसे जाना जाता था। सबसे पहली बार इसका सही जवाब जो है कौन बता सकता है जल्दी से। ठीक है, जल्दी से इसका जवाब बताइए, कौन बता सकता है प्रारंभ में किस राज्य को नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी के नाम से जाना जाता था। तो देखिए इसका सही जवाब है अरुणाचल प्रदेश। लेकिन एक बात और जान लीजिएगा कि इसका एक और नाम जो है ना नेफ्ट था, NEFT। ठीक है, NEFT। इसके बाद इसका नाम आया नेफा, नेफा आया। इसके बाद 1972 AD में इसे अरुणाचल प्रदेश के नाम से जाना जाने लगा। जब नेफ्ट था ना तो इसका नाम था नॉर्थ, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर, नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर, फ्रंटियर ट्रस्ट, ट्रैक्ट था। ठीक है ना, नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर ट्रैक्ट। ठीक है, जब नेफा आ गया तो नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी, इसके बाद अरुणाचल प्रदेश, तो नेफ्ट भी जो है इसी का नाम है, ये ध्यान रखना है। ठीक है, नेफ्ट हो गया, फिर नेफा, फिर अरुणाचल प्रदेश, ये आपको ध्यान में रखना है। 17वें नंबर सवाल पे आते हैं। किस वर्ष के संसदीय अधिनियम के द्वारा लक्कादीव, मिनिकॉय, अमीन दीवी द्वीप का नाम बदलकर लक्षद्वीप कर दिया गया था। लक्षद्वीप कब किया गया आपको बताना है। किस वर्ष के संसदीय अधिनियम के द्वारा लक्षद्वीप, मिनिकॉय और इसके बाद लक्कादीव और क्या हो गया, अमीन दीवी, इन तीनों को मिलाकर इसे लक्षद्वीप का दर्जा दिया गया। आपको बताना है, बहुत ही अच्छा सवाल है। इस सवाल का जवाब जल्दी से आपको देना है। कौन इसका सही जवाब दे सकता है। ठीक है, इसका सही जवाब कौन जल्दी से दे सकता है। 17 नंबर सवाल का जवाब। जब लिंक भेजते थे तो नहीं आते थे, आज नहीं भेजे तो उपस्थित हो गए। बहुत बहुत धन्यवाद क्लास में जुड़ने के लिए। ठीक है, चलिए जल्दी से बताइए इसका सही जवाब क्या होगा। रेणु कुमारी जी 17 है, श्रुति प्रिया जी 17 का है। देखिए ध्यान रखिएगा 1973 ये सही आंसर है, इसका सही जवाब है। और ये चीज जान लीजिए, इसको देखिए, ये जो है ना, ये जरूर याद रखिएगा, ये तीनों नाम, और इस तीनों नाम को ना कोडिंग के अंतर्गत याद रखिएगा। MLA जानते हैं ना, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, MLA का M फॉर हो गया मिनी कॉय, इसका मतलब क्या हो गया, मिनी कॉय हो जाएगा। और L से क्या हो जाएगा, लक्कादीव, इसी को लक्षद्वीप कहा गया, लक्कादीव। और A से हो गया अमीन दीवी। इसी तीन को मिलाकर आज का जो यूनियन टेरिटरी लक्षद्वीप है ना, उस लक्षद्वीप का तो MLA याद रखेगा, MLA ये 3 द्वीप थे, इसको मिलाकर आज का यूनियन टेरिटरी। ठीक है, चलिए 17 हो गया। इसके बाद 18 नंबर सवाल पे आते हैं। निम्नलिखित में से कौन से राज्य को केंद्र सरकार द्वारा विशेष राज्य का दर्जा कभी भी प्रदान नहीं किया गया, चाहे वो बिहार हो, सिक्किम है, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर। आपको बताना है कि कौन सा राज्य, अभी आपने सुना होगा ना कि बिहार और आंध्र प्रदेश जो है स्पेशल स्टेट है, जिसको SCS कहते हैं, स्पेशल कैटेगरी ऑफ स्टेट का दर्जा मांगा गया था लेकिन दिया नहीं गया। तो आपको ये बताना है कि ये 4 ऐसे स्टेट है, इसमें कौन सा राज्य है जिसको कभी भी स्पेशल कैटेगरी ऑफ स्टेट्स का दर्जा नहीं दिया गया। 18 नंबर सवाल का जवाब जल्दी से इसको दीजिएगा। आज पहली बार ये नाम सुने हैं, है ना, आप नाम सुने हैं, आप जो है बीच में नाम नहीं सुना था। कल के सेशन में भी इसके बारे में बताया था कि अभी क्या हुआ कि जो अब एनडीए की सरकार बनी तो एनडीए में बीजेपी को तो पूर्ण बहुमत मिला नहीं, तो इसमें मुख्य जो सपोर्ट है, जो उनका कह सकते हैं कि बार बार विपक्ष ये कह रहा है कि जो है वो 2 बैसाखी के सहारे चल रहा है, तो उसमें जाहिर सी बात है कि एक तो तेलुगु देशम पार्टी और जिनका नाम है चंद्रशेखर, है ना, क्या नाम है उनका, चंद्राबाबू नायडू का तेलुगु देशम पार्टी, और साथ में जो है जदयू, जनता दल यूनाइटेड, जिनका जो है वो क्या है कि नाम है नीतीश कुमार जी ने सपोर्ट किया। तो दोनों ने सपोर्ट के बदले में उनको ये लगा कि हम स्पेशल राज्य का जो है दर्जा मांगेंगे। स्पेशल राज्य का दर्जा में हमने आपको कल के क्लास में बताया था कि सामान्य तौर पे क्या होता है कि केंद्र की सरकार जब राज्य को कुछ भी हेल्प करती है, कुछ अनुदान, मान लीजिए 100 रुपए दिया ना,
तो उसमें क्या होता है, सामान्य स्थिति में 30% उसका जो है वो सरकार क्या करती है, अनुदान के रूप में दे देती है, और जो 70% है यानी 70 रुपया वो क्या करती है कि उसे कर्ज के रूप में देती है, जिसको बाद में राज्य को लौटाना होता है। यानी कि हमने, केंद्र ने 100 रुपए दिया बिहार को, तो 100 रुपए में 70 रुपए लोन हो गया और 30 रुपया सरकार, केंद्र की सरकार ने कहा कि भाई हम लोग केंद्र राज्य, हम लोग संघात्मक शासन के लक्षण को मानते हैं, तो 30% हमने अनुदान के रूप में दे दिया, लेकिन 70% आपको देना होगा। लेकिन जैसे ही स्पेशल कैटेगरी ऑफ स्टेट का दर्जा दिया जाता है तो वो कन्वर्ट हो जाता है 10% और 90% में। 90% जो है वो क्या हो जाएगा, उसे अनुदान के रूप में मिल गया, और 10% जो है वो क्या हो जाएगा, कर्ज के तौर पे। यानी कि बाद में 100 रुपए अगर हमने, केंद्र की सरकार ने दिया और राज्य ने क्या किया, 90% अपने पास रख लिया और 10% ही ऋण के तौर पे जो बाद में उसे लौटाना होता था। और यही जो है क्या है कि स्पेशल कैटेगरी। और सबसे पहली बार ध्यान रखिएगा, 5वां वित्त आयोग का गठन किया गया था 1969 एडी में। 1969 एडी में सबसे पहली बार अरुणाचल प्रदेश, उसके बाद नागालैंड और जम्मू कश्मीर, अनाज याद रखेगा, अनाज, सबसे पहला जो स्पेशल कैटेगरी ऑफ स्टेट्स का दर्जा। पहले तो एक बात समझ लीजिए, स्पेशल कैटेगरी ऑफ स्टेट्स जो है ये हमारे देश के संविधान में कहीं पर भी इसका जिक्र नहीं है, केंद्र पे निर्भर करता है। और केंद्र ने भी जो है, पहले तो इस पर कोई नियम नहीं था, बाद में एक नियम बनाया गया और उसमें पूरा जो है क्राइटेरिया रखा गया कि ये क्राइटेरिया जो फुलफिल करता है उसी को स्पेशल कैटेगरी ऑफ स्टेट्स का दर्जा दिया जा सकता है, ठीक है। तो इस समय क्या हुआ, लेकिन जब 1969 एडी में अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड और जम्मू कश्मीर, इनको जो है क्या हुआ कि एक प्रकार से सबसे पहली बार याद रखिएगा स्पेशल कैटेगरी ऑफ स्टेट्स का दर्जा दिया गया। और बाद में आप एक बात समझ लीजिए, अरुणाचल प्रदेश जो है, जो नॉर्थ ईस्ट का स्टेट है ना, नॉर्थ ईस्ट के जितने भी 7 स्टेट्स है, 7 सिस्टर्स स्टेट प्लस जो है सिक्किम, ये सबको स्पेशल कैटेगरी ऑफ स्टेट्स का दर्जा हासिल है। इसी प्रकार मतलब इसको हासिल था। इसके बाद अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, जम्मू कश्मीर वगैरह ये सब है ही है। तो यहां पे बिहार कभी भी नहीं था, ठीक है। इसीलिए देखिएगा, अरुणाचल प्रदेश नहीं दिया है, नागालैंड नहीं दिया है, जा से जम्मू कश्मीर है। इसके बाद 7 सिस्टर्स स्टेट में सिक्किम हो गया, सिक्किम है। इसके बाद हिमाचल प्रदेश को भी, चूंकि ये पहाड़ी इलाका है, इसको भी जो है स्पेशल कैटेगरी ऑफ स्टेट्स का दर्जा दिया गया था। लेकिन बिहार को कभी भी SCS का दर्जा हासिल नहीं है, ठीक है। स्पेशल कैटेगरी ऑफ स्टेट का दर्जा बिहार को कभी हासिल नहीं हुआ, ठीक है। ये सब आपके जो है, आपकी जानकारी के लिए बहुत ही बेहतरीन जो है ये सब जो है। देखिए हम लोग क्या करते हैं कि कभी ऐसे सोचो, हम लोग आधी अधूरी जानकारी के साथ एग्जाम देने जाते हैं और एग्जाम में जब नहीं होता है तो हम सीधे तौर पे क्या करते हैं कि हम खुद को दोषारोपित करने के बजाय हम सरकार पे अंगुलियां उठाना प्रारंभ करते। ठीक है, सरकार भी दोषी है अपनी जगह पे, लेकिन हम खुद कितने दोषी हैं? क्या वास्तव में हम सारे, हमें जिस विषय की तैयारी के साथ हमें एग्जाम देना जाना था, क्या उसकी संपूर्णता में, इन टोटलिटी, क्या हमारी जानकारी पूर्ण थी? और नहीं थी तो फिर सबसे पहले हम खुद को ब्लेम करें। पहले खुद में कह सकते हैं ना कि उसको इतना परफेक्ट, हमने आपको कल भी बताया कि खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से पूछे बता तेरी रजा क्या है। हम खुद को इतना ताकतवर बना ले, इतना सामर्थ्यवान बना ले कि हमें रोना ना रोना पड़े। तो आप इस सारी तैयारी से, इस सारे प्रश्नों का जो एनालिसिस है, इस एनालिसिस के आधार पे आप ये सहज अनुमान लगा सकते हैं कि आपकी तैयारी का जो स्तर है वो सिविल सर्विसेज या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए अप टू मार्क है या नहीं है। नहीं है तो आप खुद को दोषारोपित करिए, है और इसके बावजूद नहीं हो रहा है तब आप अपनी किस्मत और सरकार जिसको दोषी ठहराना है तब ठहराते रहिए, लेकिन शुरू में मत ऐसा करो, ठीक है। शुरू में खुद को दोषारोपित करोगे तो हमेशा आपको फायदा होगा, हमेशा आपको अपने आप में प्रोग्रेस करने की बात आएगी, ठीक है। चलिए 19वें नंबर सवाल पे आते हैं। भारत में निम्न राज्यों के सही, अब देखिए कोडिंग जिसको याद होगा, बसपा के ही मंत्री मेघा सिमी अगो, जिसको याद होगा वो जरूर इस राज्य का इसके बारे में बताएगा। भारत में निम्न राज्यों के बनाने के सही कालानुक्रम की पहचान नीचे दिए गए कूट से कीजिए। आंध्र प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, सिक्किम। आपको बताना है, इसका क्रम से सजाना है, जल्दी से इसका जवाब दीजिए।
ठीक है, जल्दी से इसका जवाब दीजिए। 19वें नंबर सवाल का जवाब, भारत में निम्न राज्यों के बनाने के सही कालानुक्रम की पहचान नीचे दिए गए कूट से कीजिए। आंध्र प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, सिक्किम। 1 2 3 4 1 3 2 4। ठीक है, जल्दी से इसका जवाब दीजिए। रेणु कुमारी जी बी, पंकज बी, ललिता बी, रेणु कुमारी जी बी, सब लोग बी कह रहे हैं। इसका मतलब है कि आप लोगों को कोडिंग याद होगा। तो चलिए देखते हैं। देखिए यहां पे तो आंध्र प्रदेश तो 1953 में ही बन गया, तो आंध्र प्रदेश तो होगा ही होगा, ये तो सबसे पहले हो जाएगा। इसके बाद हमने आपको बताया कि इसके बाद क्या हुआ कि 14 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश बना 6। इसके बाद क्या हुआ, सबसे पहले हमने आपको बताया कि बंबई से आवाज उठी, और गुजरात को 1960 में तो गुजरात दिया नहीं है। इसके बाद फिर क्या हो जाएगा, फिर जो है सब कोडिंग याद रखिएगा ना, बसपा के ही मंत्री। तो सबसे पहले आंध्र प्रदेश हो गया, आंध्र प्रदेश के बाद हिमाचल प्रदेश 1971 में, आंध्र प्रदेश 1953 में, हरियाणा जो है 1966 में शाह आयोग, और सिक्किम हमने आपको बताया 1975 में। तो सबसे पहले 1, 1 के बाद 3, 3 के बाद 2, 2 के बाद 4। तो 1 3 2 4 बी जो है सही जवाब है। 19 का बी सबने बताया था ना, वह ठीक है, सबने बी जवाब दिया। 19 का बी एकदम बिल्कुल सही जवाब है। 19 का बी जो है वो सही जवाब है। आप सबको जो अमित कुमार श्रीवास्तव जी बी, रेणु कुमारी जी, सब ने इसका सही जवाब दिया। चलिए 20वें नंबर सवाल पे आते हैं। 20वां नंबर सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन असत्य है। मैसूर राज्य का नया नाम, मैसूर राज्य का नया नाम तमिलनाडु रखा गया। दूसरा है गोवा को दमन और दीव से अलग किया गया। तीसरा है बंबई राज्य गुजरात और महाराष्ट्र में विभाजित किया गया। और चौथा है हिमाचल प्रदेश पहले संघ शासित प्रदेश की सूची में था। एकदम ध्यान से सुनिएगा, आज हमने जो लेक्चर दिया उसमें सारे जो है प्रश्न का जवाब है। जब आप देख लीजिएगा इसका गलत क्या है, आप खुद बताइएगा। ठीक है, और बहुत साधारण सा सवाल है, इसमें आपको जरूर जो है वो क्या है कि बेहतर जो है, कुछ लोग झांक के भाग जाते हैं। नेहा जी कोई बात नहीं, जाने दीजिए। ठीक है, जो इसमें रहेगा वो खुद जो है फायदा उठाएगा ना। चलिए 20 का डी, हिमाचल प्रदेश पहले संघ शासित प्रदेश की सूची में था, रिंकी कह रही है। ठीक है, नेहा जी डी, रश्मि सिंह जी डी, कुमारी कौशल्या जी बीपीएससी फॉर पीजीटी। अच्छा, सो थैंक यू। अमित कुमार श्रीवास्तव जी डी, श्रुति प्रिया जी 20 का है। अब देखिए मेरी बात समझिए, आपको ये पता होना चाहिए कि तमिलनाडु जो है इसका पहले नाम मद्रास हुआ करता था। मैसूर तो कर्नाटका का नाम हुआ करता था ना, आज भी तो कर्नाटक की राजधानी, सॉरी आज तो बेंगलोर है, लेकिन मैसूर ही कर्नाटक है, और तमिलनाडु मद्रास ही तमिलनाडु बना। तो ये तो गलत हो गया, यही तो गलत है। गोवा को अभी अभी हमने नहीं बताया कि दमन दीव से उसको अलग किया गया था 1987 में। जब 1987 में गोवा को फुल स्टेट का दर्जा दिया गया तो दमन दीव तो यूनियन टेरिटरी ही रह गया था ना, तो इसको इससे अलग कर दिया। बंबई में हमने आपको अभी भी बताया कि गुजरात और महाराष्ट्र दोनों मिला था, इसको बाद में अलग कर दिया गया 1960 में। हिमाचल प्रदेश अभी अभी बताया कि 1966 में जब पंजाब से हरियाणा को अलग किया गया तो हिमाचल प्रदेश को भी अलग किया गया, लेकिन हरियाणा एक राज्य का दर्जा था, हिमाचल प्रदेश संघ शासित क्षेत्र था। 1971 में इसको अलग से, तो पहले जो है, पहले यहां पे देखिए एक शब्द लिखा है, पहले संघ शासित प्रदेश की सूची में था, तो सही तो था, बिल्कुल तो सही जवाब है। ठीक है ना। चलिए 20 का नंबर हो गया। 21 नंबर सवाल पे, संविधान के अनुच्छेद 240 के अंतर्गत कुछ संघ राज्य क्षेत्रों के लिए, कुछ यूनियन टेरिटरीज के लिए विनियम बनाने की राष्ट्रपति की शक्ति के संदर्भ में निम्न में से कौन सा युग्म में सही सुमेलित नहीं है। ठीक है, कौन सा युग्म में सही सुमेलित नहीं है कि संविधान के अनुच्छेद 240 के अंतर्गत कुछ संघ राज्य क्षेत्रों के लिए विनियम बनाने की राष्ट्रपति की शक्ति के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, और इस सवाल का जवाब जो है आपको देना है अगर आइडिया है, ठीक है ना। तो देखिए संविधान का अनुच्छेद 240, अगर आप देखिए भारत के संविधान का, जैसा कि आप सब जानते हैं कि अगर इसके संदर्भ में अगर एक बात हम लोग समझ ले पहले से, है ना, तो आपको बहुत सारी बातें जो है वो क्लियर हो जाएगी। कि यहाँ पर एक चीज देखिएगा कि आर्टिकल जो है, जैसे कि भाग 1 है, ठीक है, भाग 1 है, और इसमें जो है 1 से आर्टिकल 1 से 4 दिया गया, ठीक है। इसके बाद भाग 2 हो जाएगा, आर्टिकल 5 से 11 दिया है।
इसके बाद जो है आर्टिकल भाग 3 है और ये 12 से 35 है, ठीक है, 12 से 35 हो गया। इसके बाद आर्टिकल 4 है और ये 36 से 51 के बीच में है, ठीक है ना। अब 1 से 4 की बात करें तो ये संघ और राज्य क्षेत्र के बारे में, 5 से 11 जो है ये सिटीजनशिप के बारे में है, 12 से 35 जो है ये मूलाधिकार के बारे में है, 36 से 51 जो है ये नीति निर्देशक तत्व के बारे में है। इसके बाद भाग 4 का में क्या है, 51 का है जिसमें फंडामेंटल ड्यूटीज के बारे में है। इसके बाद भाग 5 की अगर हम बात करें तो भाग 5 में 52 से 151 इसमें संघ की सरकार के बारे में बात की गई है। इसी भाग 5 में जितने भी संघ की कार्यपालिका, संघ की न्यायपालिका या विधायिका यानी सरकार के जो 3 अंग है, उन सरकार के 3 अंग संघ के जो है वो भाग 5 में दिए गए हैं, ठीक है। जब भाग 6 की बात करते हैं तो भाग 6 में आर्टिकल 152 से 237 तक में इसकी जो है जानकारी दी गई है और ये राज्य की सरकार के बारे में। जबकि आपको पता है कि जब हम सरकार की बात करते हैं तो सरकार के 3 अंग होते हैं, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका, ठीक है। तो विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, चूंकि भारत में आपको पता है फेडरल स्ट्रक्चर ऑफ गवर्नमेंट का कॉन्सेप्ट है, तो फेडरल स्ट्रक्चर के अंतर्गत संघ की सरकार अलग होती है, राज्य की सरकार अलग होती है। तो संघ की सरकार की जब हम बात करेंगे तो संघ की विधायिका, संघ की कार्यपालिका, संघ की न्यायपालिका, इसी तरह से राज्य की जब सरकार की बात करेंगे तो वहां पे भी राज्य की कार्यपालिका, राज्य की विधायिका, राज्य की न्यायपालिका आ जाएगी, ठीक है। तो इसी के अंतर्गत जो है जब भाग 5 की बात करते हैं तो संघ की सरकार, भाग 6 में राज्य की सरकार और भाग 7 जो है वो रिपील्ड है, ठीक है ना, ये रिपील्ड है और इसके अंतर्गत जो है आर्टिकल 238। लेकिन जब भाग 8 आ जाता है तो भाग 8 में यूनियन टेरिटरीज की बात है और ये आर्टिकल 239 से 242 के बीच में, ठीक है। आर्टिकल 239 टू 242 ये भाग 8 है और भाग 8 के अंतर्गत हम सब संघ शासित क्षेत्र के बारे में यानी यूनियन टेरिटरीज के बारे में हम लोग विस्तार से पढ़ते हैं, ठीक है ना। तो इसी के अंतर्गत चूंकि ये आर्टिकल 239 से 242 के बीच है और इसी के बीच में आता है आर्टिकल 240, ठीक है। आर्टिकल 240 आता है और ये 240 क्या है, तो इसमें क्या है कि भारत के राष्ट्रपति, चूंकि ये संघ शासित क्षेत्र की बात की गई है, इसका मतलब ये हो गया कि यह एक ऐसा टेरिटरी है जो यूनियन यानी कि संघ की सरकार के द्वारा संचालित होता है और संघ की सरकार या संघ की कार्यपालिका का नाम मात्र का प्रधान जो है राष्ट्रपति होता है। तो राष्ट्रपति को आर्टिकल 240 के अंतर्गत संघ शासित क्षेत्र के लिए कुछ विनियम बनाने के अधिकार जो है दिए गए। तो आर्टिकल 240 जो है ना, इसके कई भाग हैं ठीक है, इसके कई भाग है, जैसे ए हो गया, बी हो गया, यानी 240 का ए, बी हो गया, सी हो गया, डी हो गया, इसी प्रकार ई हो गया। तो यहाँ पे आपको ये बताना है कि आर्टिकल 240 के अंतर्गत ये जो ए बी सी डी ई दिया हुआ है, इसमें किस यूनियन टेरिटरी के बारे में क्या क्या बातें की गई है। 240 ए में किस यूनियन टेरिटरी के बारे में, बी में किसके बारे में, सी किसके बारे में, डी किसके बारे में, ई किसके बारे में। तो इसी से जुड़ा हुआ सवाल है पहला, और वो सवाल ये है कि संविधान के अनुच्छेद 240 के अंतर्गत कुछ संघ राज्य क्षेत्रों के लिए विनियम बनाने की राष्ट्रपति की शक्ति के संदर्भ में निम्न में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। तो आर्टिकल 241 ए का हो गया, 241 का, ठीक है, अंडमान निकोबार हो गया, 240 का लक्षद्वीप हो गया, 240 का दमन और दीव और 240 का घ हो गया पुद्दुचेरी। तो आपको बताना है पहले नंबर सवाल का जवाब, फटाफट जो है इसका जवाब दीजिए। जय हिंद श्रुति जी, ठीक है, जल्दी से इसका जवाब दीजिए। संविधान के अनुच्छेद, ठीक है, सी डी क्या होता है, सी डी हो गया, यानी कि, ठीक है, इसका जो सही जवाब है, देखिए इसका सही जवाब ध्यान रखिएगा, वो हो जाएगा 240 का घ, ठीक है, 240 का घ इसका सही जवाब है। अब इसको देखिए याद करने का तरीका क्या है। तो आर्टिकल 240, अब ध्यान से समझिएगा, याद नहीं है तो याद कर लीजिएगा। आर्टिकल 240 है, हमने आपको बताया कि ये भाग कौन से भाग के अंतर्गत आता है, भाग 8 के अंतर्गत आता है। और भाग 8 में किसके बारे में जानकारी है,
यूनियन टेरिटरीज के बारे में, और ये आर्टिकल 239 से 242 तक में जो है इसके बारे में जानकारी दी गई है। इसी के अंतर्गत 240 आता है। अब 240 के अंतर्गत खंड 1 के कई जो है उपखंड हैं, कई क्लाउज हैं, और वो कई क्लाउज में जैसे ए हो गया, या फिर बी हो गया, सी हो गया, डी हो गया, ई हो गया, ठीक है ना। ए के अंतर्गत यानी 240 का 1 का ए, जिसको हम का भी कह सकते हैं, इसके अंतर्गत क्या आएगा? अंडमान, ठीक है, इसके अंतर्गत आएगा अंडमान निकोबार। इसी प्रकार बी के अंतर्गत आएगा लक्षद्वीप आएगा, ठीक है, इसके अंतर्गत क्या आएगा? लक्षद्वीप। इसके बाद सी के अंतर्गत याद रखिएगा कि पहले दादरा नागर हवेली आता था, लेकिन अब चूंकि दादरा नागर हवेली और दमन द्वीप को मिलाकर एक कर दिया गया। पहले क्या होता था कि जब हम सी की बात करते थे तो इस समय सिर्फ और सिर्फ दादरा नागर हवेली आता था। डी के अंतर्गत दमन द्वीप अलग क्षेत्र था, ठीक है ना। दमन द्वीप के लिए अलग जो है कह सकते क्लाउज था, और वो डी हो गया। और सी के अंतर्गत जो है दादरा नागर हवेली था, लेकिन अब दोनों को मिलाकर एक कर दिया। इसीलिए सी के अंतर्गत जो है इसमें दादरा नागर हवेली हो जाएगा, और साथ में जो है इसमें जुड़ जाएगा दमन द्वीप का भी क्षेत्र हो जाएगा। और ये दमन द्वीप के लिए वो डी में अलग से था, इसलिए अब एक प्रकार से ये खाली हो गया। ई की जब हम बात करते तो ई में क्या हो जाएगा? पुदुचेरी, ठीक है, इसके अंतर्गत जो है पुदुचेरी हो गया। अब यहाँ पे देखिए, जब ए की बात करते हैं तो ये का हो जाएगा, जब बी की बात करते हैं तो ये खा हो जाएगा, जब सी की बात करेंगे तो ये गा हो जाएगा, जब डी की बात करेंगे तो ये घा हो जाएगा, और जब ई की बात करेंगे तो ये अंगा हो जाएगा, ठीक है, ये अंगा हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए ए फॉर अंडमान। अब इसको याद करने का तरीका, ए फॉर हो गया अंडमान, ठीक है, अंडमान हो गया। बी से हो गया ला, बॉल, याद रखिएगा बॉल, यानी बी से क्या हो गया? ला, ला से लक्षद्वीप हो गया। इसके बाद सीधा, सीधा दादरा नगर हवेली और दमन द्वीप। सीधा कहते हैं ना, सीधा सादा, तो सीधा याद रखिएगा, इसमें बॉल याद रखिएगा, ठीक है, तो बल याद रखना है। तो यहाँ पे बी से हो गया लक्षद्वीप हो गया, और ई से हो गया पुदुचेरी। अब यहाँ पे देखिए, इसके आधार पर अगर आप यहाँ पे चेक करें तो देखिए 240 वन का है, का मतलब ए हो गया, ए फोर हो गया अंडमान, इसका मतलब है ये सही है, ठीक है। यहाँ पे बी हो जाएगा, बी बॉल हो गया, लक्षद्वीप हो गया। इसके बाद सी दादरा नागर हवेली और दमन द्वीप है, यानी ये हो गया। इसके बाद घा जो है ये पुदुचेरी, घा पहले दमन द्वीप था, ठीक है, और पुदुचेरी का पहले से ही जगह जो है वो कहां पे था? ई में। इसका मतलब है ये सही जवाब होगा। कौन सही सुमेलित नहीं है? 1 का डी हो जाएगा, इसका सही जवाब है 1 का डी, ठीक है। तो ये आपको ध्यान में रखना है कि हो गया, ठीक है। चलिए अब दूसरे नंबर सवाल पे आते हैं। दूसरा नंबर सवाल है कि कौन सा संविधान संशोधन द्वारा दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का दर्जा दिया गया? किस संविधान संशोधन द्वारा दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का यानी एनसीआर का जो है दर्जा दिया गया? आपको बताना है 67वां, 69वां, 68वां और 70वां संविधान संशोधन अधिनियम, ठीक है। आपको बताना है दूसरे नंबर सवाल का जवाब कि कौन सा संविधान संशोधन था जिसके अंतर्गत दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का दर्जा दिया गया? 67वां, 69वां, 68वां और 70वां। इसका सही जवाब, दूसरे नंबर सवाल का जवाब जल्दी से फटाक से दीजिए, ठीक है। दूसरे नंबर सवाल का जवाब क्या होगा? तो देखिए, अगर हम दिल्ली की बात करें तो यहाँ पर एक बात आपको पहले समझ लेना चाहिए, ठीक है, कि आप देखिएगा जब, ठीक है, जब क्या हुआ कि जब 1950 में, ठीक है, हमारे देश का संविधान लागू हुआ, तो आपको ये पता है कि इसके अंतर्गत क्या था कि ग्रुप की जो है, जो भारत के राज्य थे उसको 4 ग्रुप में बांटा गया था, ठीक है, इसे 4 ग्रुप में बांटा गया। ग्रुप ए, बी, सी और डी में बांटा गया था, ठीक है, ए, बी, सी और डी में बांटा गया था। 1950 के बाद 1956 आया, और 1956 में 7वां संविधान संशोधन के अंतर्गत 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश था। तो इस 6 केंद्र शासित प्रदेश में ये ध्यान रखिएगा कि इसमें एक दिल्ली भी था, ये आपको ध्यान में रखना है। 1956 एडी में यहाँ पे दिल्ली, इसके बीच में आप देखिएगा 1952 ईस्वी में जब प्रथम लोकसभा का गठन मतलब हो रहा था, या राज्यों की विधानसभा के लिए चुनाव हो रहा था, तो 1952 ईस्वी में दिल्ली को एक सीमित अधिकार वाले राज्य का दर्जा दिया गया था, और उसका प्रथम जो है मतलब कह सकते हैं कि मुख्यमंत्री जो थे वो चौधरी ब्रह्म प्रकाश थे,
ठीक है, चौधरी ब्रह्म प्रकाश। ये एक बार सवाल कौन बनेगा करोड़पति में पूछा गया था कि दिल्ली के पहले चीफ मिनिस्टर का नाम क्या हुआ करता था, तो 1952 ईस्वी में दिल्ली को एक सीमित राज्य का दर्जा हासिल था और इसे चौधरी ब्रह्म प्रकाश यहाँ के जो है वो पहले चीफ मिनिस्टर हो गए। लेकिन क्या हुआ 1956 की जब बात आई, जब राज्यों का पुनर्गठन होने लगा, ग्रुप ए बी सी डी का जो कॉन्सेप्ट था, उस कॉन्सेप्ट के जब मतलब कह सकते हैं कि उसके उसके जो है डिमोलिशन की बात आने लगी, तो ऐसी स्थिति में क्या हुआ कि ऐसी स्थिति में दिल्ली को केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया। क्योंकि ये वास्तव में क्या था कि एक प्रकार से भारत का जो आसन है वो आसन दिल्ली में था, इसलिए दिल्ली को यूनियन टेरिटरी के रूप में जो है स्थापित किया गया और 6 केंद्र शासित प्रदेश में एक जो है केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली हो गया। और आप समझ जाइए कि 1956 से लेकर 1991 तक, ठीक है, 1991 तक ये यूनियन टेरिटरी के रूप में ही कार्य करता रहा। लेकिन 1991 की बात है कि 69वां संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा, ठीक है, 69वां संविधान संशोधन अधिनियम 1991 के अंतर्गत दिल्ली को एक सेमी स्टेट का, ठीक है, एक अर्ध राज्य का सेमी स्टेट का दर्जा जो है वो क्या है कि प्रदान किया गया। और इसका अपना विधानसभा, ठीक है, इसका अपनी विधानसभा, इसका अपना जो है कह सकते हैं कि हाई कोर्ट हो गया, इसके अपने जो है वो क्या है कि एक प्रकार से कह सकते हैं कि हाँ, इसका अपना मंत्री परिषद यानी अपनी कार्यपालिका, अपनी विधायिका, और दिल्ली का अपना न्यायपालिका भी जो है वो क्या है कि हो जाता है। ठीक है, तो इसका मतलब ये हो गया कि दिल्ली को जो एनसीआर का या नेशनल कैपिटल रीजन का जो दर्जा दिया गया था वो 69 यानी 69वां संविधान संशोधन अधिनियम 2 का हो जाएगा। इसमें सही जवाब बी हो जाएगा, ठीक है ना, इसका सही जवाब हो जाएगा 2 का बी। और 2 का बी जिसने दिया है, ठीक है, इसमें श्रुति प्रिया जी ने 69वां संविधान संशोधन, तो ये इसका सही जवाब है। ठीक है, चलिए तीसरे नंबर सवाल पे आते हैं कि निम्न कथनों में से कौन सा एक गलत है। बहुत ही अच्छा सवाल है कि निम्न कथनों में से कौन सा एक गलत है। पहला है गोवा को 1987 में पूर्ण राज्य का दर्जा प्राप्त हुआ। दूसरा है दीव यानी दमन दीव जो है, दीव खंबात की खाड़ी गल्फ ऑफ खंबात में एक टापू है। सी हो गया दमन और दीव को भारतीय संविधान के 56वें संविधान संशोधन द्वारा गोवा से अलग किया गया। और डी का हो जाएगा दादरा और नागर हवेली वर्ष 1954 तक फ्रांसीसी औपनिवेशिक शासन के अंतर्गत है। आपको बताना है कि इसमें कौन सा एक गलत है, आपको जल्दी से इसका जवाब देना है। ठीक है, निम्न कथनों में से कौन सा एक गलत है। ठीक है, तीसरे नंबर सवाल का जवाब जल्दी से, गोवा को 1987 में पूर्ण राज्य का दर्जा प्राप्त हुआ। दीव खंबात की खाड़ी में एक टापू है। सी हो गया दमन और दीव को भारतीय संविधान के 56वें संशोधन द्वारा गोवा से अलग किया गया। और डी है दादरा और नागर हवेली वर्ष 1954 तक फ्रांसीसी औपनिवेशिक शासन के अंतर्गत था। तो इसका सही जवाब देखिए, आप गोवा को 1987 की बात करें तो जैसा कि आप सबको मालूम है कि जब गोवा की बात आती है तो ये गोवा जो है पहले क्या था, आपको पता ही है कि गोवा, ठीक है, दमन दीव, दादरा नागर हवेली, ठीक है, ये सब के सब जो है ये किसके अधीन था, पुर्तगाली के अधीन था। ठीक है, पोर्टुगीज के अधीन था। लेकिन क्या हुआ कि 1961 एडी में क्या हुआ कि गोवा जो है वो दमन दीव, दादरा नगर हवेली, ये सब के सब जो है वो क्या है कि हिंदुस्तान के अंदर आ गए। ठीक है, तो गोवा के साथ दादरा नगर हवेली, ठीक है, ये दोनों एक यूनियन टेरिटरी के रूप में कार्य कर रहा था। 1961 से लेकर आप देखिएगा 1987 तक दादरा नागर हवेली और गोवा ये एक यूनियन टेरिटरी के रूप में कार्य कर रहा था। 1987 एडी में कौन सा संविधान संशोधन आया, 56वां संविधान संशोधन अधिनियम आया। और इस 56वें संविधान संशोधन अधिनियम 1987 के अंतर्गत जो है दमन दीव को गोवा से अलग कर दिया गया, यानी कि एक यूनियन टेरिटरी बना और उसका नाम था दमन दीव, और एक सेपरेट स्टेट बना, फुल स्टेट बना, जिसको कि गोवा कहा गया। और गोवा 1987 एडी में वो क्या है कि एक राज्य बना और दमन दीव को 56वां संविधान संशोधन द्वारा गोवा से अलग करके उसे एक सेपरेट कह सकते हैं कि उसे एक सेपरेट जो है यूनियन टेरिटरी के रूप में कन्वर्ट कर दिया। तो इसीलिए यहाँ पर अगर आप देखिएगा तो देखिए आपका क्लियर हो गया, गोवा को 1987 में पूर्ण राज्य का दर्जा प्राप्त हुआ। इसका मतलब है कि ये सही जवाब है। दीव जो है खंबात की खाड़ी में, अगर आप ऐसे देखिए यहाँ पे जो है वो क्या है कि ये है, यहाँ पे दीव है, ठीक है, दीव है, ये खंबात की खाड़ी है, ये कच्छ की खाड़ी है, तो खंबात की खाड़ी में दीव हो गया,
तो ये भी सही है, ठीक है। इसके बाद दमन और दीव को भारतीय संविधान के 56 में संशोधन द्वारा गोवा से अलग किया गया था, ये भी सही है। और दादरा और नागर हवेली वर्ष 1954 तक फ्रांसीसी औपनिवेशिक शासन में था, जबकि अभी अभी हमने आपको बताया और पहले से भी आपको पता है कि दादरा नागर हवेली हो या फिर दमन दीव हो या फिर कह सकते हैं गोवा हो, ये सब के सब पोर्टुगीज कंट्रोल में था। हाँ, फ्रांसीसी के कंट्रोल में क्या क्या हो जाएगा, तो पुदुचेरी हो जाएगा और चंद्रनगर। ये पुदुचेरी आपको पता है तमिलनाडु, केरला और आंध्र प्रदेश के क्षेत्र में, और चंद्रनगर जो है ये पश्चिम बंगाल के क्षेत्र में मौजूद है, ठीक है। तो ये जो है ध्यान रखना है कि फ्रांसीसी के कब्जे में दादरा और नागर हवेली ना होकर बल्कि पुर्तगाली, बल्कि वो जो है कह सकते हैं कि फ्रांसीसी के अंतर्गत जो है ये हो गया। पी से क्या हो गया, पी से हमने बताया पांडिचेरी और सी से हो गया चंद्रनगर। तो दादरा नागर हवेली पर पुर्तगालियों का था, ना कि जो है फ्रांसीसियों का। इस बात को आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। चौथे नंबर सवाल पे आते हैं कि निम्नलिखित में से कौन एक नए राज्यों के निर्माण के लिए संवैधानिक उपबंध नहीं है। जैसा कि हमने आपको बताया था कि जब हम प्रथम भाग की बात करते हैं तो उसमें आर्टिकल 1 से 4 तक में क्या है, संघ और राज्य क्षेत्र के बारे में जानकारी दी गई है। इस समय आर्टिकल 3 जो है वो क्या करता है कि नए राज्यों के निर्माण और वर्तमान राज्यों के क्षेत्र, सीमा और नाम में परिवर्तन की बात करता है। तो सवाल यहाँ पे ये उठता है कि किसी भी राज्य के क्षेत्र, सीमा, नाम में परिवर्तन करना है तो ये जो ऑप्शन दिया है ना, ये ऑप्शन ये है कि वो कैसे हम परिवर्तन कर सकते हैं, वो क्या क्या हम काम उससे कर सकते हैं। तो इसमें भी ध्यान रखना है कि इसमें जो ऑप्शन दिया है उसमें कौन सा सही नहीं है, कौन सा प्रावधान नहीं है। तो देखिए, सबसे पहले किसी राज्य का क्षेत्र बढ़ाकर, यानी कि वर्तमान भारत में कोई राज्य है, छोटा सा राज्य, उसके पड़ोस में कोई राज्य, मान लीजिए कि हम केरला की बात कर लेते हैं और बगल में जो है लक्षद्वीप है। अगर लक्षद्वीप को यूनियन टेरिटरी ना बनाकर उससे पड़ोस के राज्य केरला में मिला दिया जाता तो जाहिर सी बात है कि केरला का जो है क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो है इस चीज को ध्यान रखिएगा कि सवाल यहाँ पर क्या है, कि सवाल ये उठता है कि जो आर्टिकल 3 में किसके बारे में बात की गई है। तो याद रखिएगा वो सिर्फ और सिर्फ केवल और केवल राज्य के संदर्भ में है, वहां पे यूनियन टेरिटरी के संदर्भ में नहीं है। जैसे किसी राज्य का क्षेत्र बढ़ाकर, ये सही है, ठीक है। दूसरा है किसी राज्य का क्षेत्र घटाकर, जैसे कि आपको पता है उत्तराखंड उत्तर प्रदेश से अलग हो गया तो उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल कम हो गया। इसी तरह से बिहार, इसी तरह से झारखंड हो गया, इसी तरह से बिहार हो गया, इसी तरह से मध्य प्रदेश, इसी तरह से आंध्र प्रदेश का हो गया। इसके बाद हो गया किसी राज्य का नाम परिवर्तन करके, ठीक है, नाम में परिवर्तन। एक राज्य संघ राज्य क्षेत्र शामिल कर सकेगा, यानी कि राज्य को क्या इस बात का अधिकार है कि वो यूनियन टेरिटरी को अपने में शामिल कर ले, या फिर केंद्र की संसद एकमात्र इस तरह का डिसीजन केंद्र की संसद लेगा। तो आपको बताना है कि इसमें कौन सा उपबंध सही नहीं है। किसी राज्य का क्षेत्र बढ़ाकर, ये हो सकता है 4D, श्रुति प्रिया जी कह रही है 4 का डी, और 4 का डी एकदम सही है, क्योंकि ये ध्यान रखिएगा कि जो राज्य के मामले में है वो जो भी डिसीजन लेगा वो केवल और केवल संसद लेगा, इसमें राज्य को किसी तरह का अधिकार नहीं है। और कैसे कैसे राज्य बनेंगे, तो एक राज्य है, बगल में एक राज्य है, उस राज्य का एक हिस्सा इसमें मिला दिया गया तो क्या होगा कि इसका क्षेत्रफल बढ़ गया, ठीक है। दूसरा क्या हो सकता है, दूसरा तरीका ये हो सकता है कि किसी राज्य में उसका कोई हिस्सा अलग कर एक अलग राज्य बना देना, तो उससे क्षेत्रफल उसका क्या हो जाएगा, घट जाएगा। तीसरा क्या हो सकता है कि दो राज्य है और दो राज्य का एक हिस्सा, एक राज्य का एक हिस्सा दूसरे राज्य का एक हिस्सा मिलाकर एक नया राज्य बना दिया गया, ठीक है। इसी तरह से जो है कहा जाता है कि इसमें जो चौथा ऑप्शन है वो चौथा ऑप्शन है, एक राज्य संघ राज्य क्षेत्र शामिल कर सकेगा। वास्तव में इसको कोई भी राइट नहीं। क्लियर हो गई बात यहां तक, है ना। चलिए अब 5वें नंबर सवाल पे आते हैं। 5वां नंबर सवाल है कि निम्न कथनों पर विचार कीजिए, ठीक है, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, निम्न कथनों पर विचार कीजिए और दिए गए कूट की सहायता से, ठीक है, बताइए कि इनमें से कौन सा सही है। पहला, संविधान में यूनियन ऑफ स्टेट्स, ठीक है, संविधान में यूनियन ऑफ स्टेट्स शब्द का प्रयोग हुआ है क्योंकि भारतीय राज्यों को अलग होने का अधिकार नहीं है। दूसरा है, एसके धर आयोग ने राज्यों के पुनर्गठन हेतु भाषा के आधार की अपेक्षा प्रशासनिक सुविधा को वरीयता दी थी।
तीसरा है पंडित नेहरू, सरदार पटेल और पट्टाभी सीतारमैया की अध्यक्षता में कांग्रेस कमेटी राज्यों के पुनर्गठन में भाषाई आधार के पक्ष में नहीं थी। पांचवें नंबर सवाल का जवाब 5 का बी, एसके-धर आयोग ने राज्यों के पुनर्गठन हेतु भाषा के आधार की अपेक्षा प्रशासनिक सुविधा को वरीयता दी थी। ठीक है, पंडित नेहरू। अब इसमें यह बताना है कि इसमें कौन कौन सा सही है। केवल एक और दो, और सी हो जाएगा केवल 1 और 3, और डी हो जाएगा सभी तीनों। तो पांचवें नंबर सवाल का जवाब जो है श्रुति प्रिया जी 5 का बी। ठीक है, 5 का बी। और सब लोग जवाब क्यों नहीं दे रहे हैं? या मालूम नहीं है या एक्टिव नहीं हो पा रहे हैं। ठीक है ना, आपको पता नहीं है ये सब। देखिए अब यहाँ पे समझिए, संविधान में यूनियन ऑफ स्टेट्स, ठीक है, ये सही है। ये कौन सा आर्टिकल है? आर्टिकल 1 साफ साफ कहता है इंडिया दैट इज भारत शैल बी अ यूनियन ऑफ स्टेट्स। ठीक है, शब्द प्रयुक्त हुआ क्योंकि भारतीय राज्यों को अलग होने का अधिकार नहीं है। और ये बात सही है। जब हम फेडरेशन की बात करते हैं तो फेडरेशन में क्या होता है, चूंकि वो फॉइडस शब्द से निकला, लैटिन भाषी शब्द फॉइडस निकला है, और फॉइडस का मतलब होता है एग्रीमेंट। तो राज्यों ने आपस में मिल बैठ कर एक एग्रीमेंट के तहत जो है उन्होंने क्या किया, संघ को क्रिएट किया। तो संघ को क्रिएट किया राज्यों ने, तो राज्य जब चाहेगा संघ को खत्म भी कर सकता है। और शुरू में अमेरिका में ऐसी ही व्यवस्था थी, और सोवियत संघ में हमेशा से ऐसी व्यवस्था रही, और जिसकी वजह से 1991 में बिखर गया। लेकिन अमेरिका ने 1776 में आजादी के बाद 1787 तक इसी तरह का स्टेटस था कि एग्रीमेंट के तहत संघ को क्रिएट किया गया, और संघ को कभी भी एग्रीमेंट के तहत उसको खत्म किया जा सकता है। ठीक है, लेकिन 1787 में फिलाडेल्फिया सम्मेलन में वहां पे एक डिसीजन लिया गया कि नहीं, ये जो है गलत होगा कि हम सब मिलकर राज्य केंद्र को या संघ को क्रिएट करेगा, लेकिन राज्य संघ को कभी भी भंग नहीं कर सकता है, ये पारित किया गया। और इसीलिए आज भी यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका राज्यों का यूनाइटेड स्टेट्स है। और इस रूप में ऐसी स्थिति में देखा जाए तो उसने भी परिवर्तन किया। लेकिन जहां भी यूनियन होगा और जहां भी फेडरेशन होगा, फेडरेशन शब्द का तात्पर्य चाहे जो भी बदल जाए, उसका सार चाहे बदल जाए, लेकिन उसका रियल मीनिंग यही है कि एग्रीमेंट के तहत जो है वो बनाया गया, तो एग्रीमेंट के तहत कभी भी इसको डिमोलिश किया जा सकता है। लेकिन भारत में यूनियन ऑफ स्टेट्स इसलिए लगाया गया क्योंकि फेडरेशन स्टेट्स में हमेशा राज्यों को अलग होने की जो है गुंजाइश थी। लेकिन जैसे यूनियन ऑफ स्टेट्स का दर्जा भारत को दिया गया, भारत ने साफ साफ, यानी संविधान निर्माता जो थे उन्होंने साफ साफ ये कह दिया कि ये जो संघ है ना तो राज्यों के समझौते का परिणाम है, और न ही राज्यों के द्वारा संघ को कभी भी डिमोलिश किया जा सकता है। इस बात को आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, तो इसका मतलब है ये सही हो गया। ठीक है, दूसरा, इसके धर आयोग ने राज्यों की पुनर्गठन हेतु भाषा के आधार की अपेक्षा प्रशासनिक सुविधा को वरीयता दी थी, ये भी सही है। और पंडित नेहरू, सरदार पटेल और पट्टाभी सीतारमैया, यानी कि ये जेवीपी समिति है, इस समिति ने पुनर्गठन में भाषाई आधार के पक्ष में नहीं थी, यानी कि ये भाषाई आधार पे मतलब जो है कह सकता है कि गठन के पक्ष में नहीं था, और ये सही भी है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 5 का श्रुति प्रिया जी ने डी का, और डी इसका सही जवाब होगा क्योंकि तीनों के तीनों इसमें सही है। ठीक है, चलिए छठे नंबर सवाल पर आते हैं। छठा नंबर सवाल है कि भारत के किस प्रांत में सर्वप्रथम साम्यवादी सरकार की स्थापना हुई थी? बहुत ही अच्छा सवाल है। ठीक है, भारत के कौन से प्रांत में सर्वप्रथम साम्यवादी सरकार की स्थापना हुई थी? तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, केरला और पश्चिम बंगाल। इन चारों में आपको बताना है कि कौन सा सही जवाब है। श्रुति प्रिया जी केरल। ठीक है, केरल इसका सही जवाब है। ठीक है, श्रुति प्रिया जी कह रही है, और ये सही भी जवाब है। लेकिन मेरा इसी से जुड़ा हुआ एक सवाल है कि ये सरकार कब बनी थी और किसके नेतृत्व में बनी थी? ठीक है, और उस पार्टी का नाम क्या था? वो साम्यवादी पार्टी तो थी, लेकिन साम्यवादी पार्टी कौन सी पार्टी थी जिसने वहां पर अपनी सरकार बनाई थी? आपको बताना है कि केरला में जो प्रथम साम्यवादी सरकार, अच्छा एक बात और ध्यान रखिएगा कि ये जो केरल में प्रथम जो साम्यवादी सरकार थी ना, ये निर्वाचित साम्यवादी सरकार थी, इस बात को ध्यान में रखिएगा। और दुनिया में कहा जाता है कि ठीक है, क्या हो जाएगा, साम्यवादी सरकार है ना, ये दुनिया की पहली साम्यवादी सरकार थी, दुनिया की पहली निर्वाचित साम्यवादी सरकार, निर्वाचित साम्यवादी सरकार थी।
ठीक है, दुनिया की पहली निर्वाचित साम्यवादी सरकार, कहीं कहीं पे एक और देश है, कौन सा, मुझे रिपब्लिक ऑफ सेंट मेरीना, वो एक छोटा सा देश है, वहां पर भी इसके पहले ही गठित हो चुका था। एक जगह पे हमने जो रिसर्च की है उसमें देखा कि उस देश के बाद अगर निर्वाचित साम्यवादी सरकार की बात आएगी तो वो केरला हो जाएगा। ठीक है, लेकिन क्या है कि कुछ और भी जो है आर्टिकल हमने जब पढ़े तो उसमें क्या है कि एक निर्वाचित साम्यवादी सरकार पूरी दुनिया में सबसे पहली बार केरला में ही स्थापित हुआ था। तो इसका कब है, किसने जो है, ठीक है, गुड आफ्टरनून कुमारी कौशल्या जी, ठीक है, आप सी कह रही है, केरला सही है, केरला जो है सही आंसर है, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पे देखिए, आप ध्यान से समझिएगा, ये 1957 एडी में बना था। ठीक है, सबसे पहली बात 1957 एडी में। दूसरी बात, ये EMS नंबूदरीपाद के नेतृत्व में बना, EMS नंबूदरीपाद के नेतृत्व में बना, ये ध्यान रखिएगा, ये जो है 1957 एडी में। और दूसरी बात, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, ठीक है, भारतीय साम्यवादी दल के पार्टी थी, उस पार्टी के टिकट पे ये चुनाव लड़े और 1957 एडी में वहां पर जो है जीत दर्ज करके चुनाव लड़े, मतलब जो है, और इलेक्शन से बाकायदे जीत कराए और 1957 एडी में इनकी सरकार बनी। लेकिन कहा जाता है कि 1957 में 1959 के आसपास में जवाहरलाल नेहरू ने जो है, कहा जाता है कि 28 माह का ही शासन वो कर सके थे, और 28 माह के शासन के बाद केरला में जो पहली साम्यवादी सरकार थी, जवाहरलाल नेहरू ने क्या किया, इसे बर्खास्त कर दिया और आर्टिकल 356 के तहत वहां पर उन्होंने राष्ट्रपति शासन लागू कर दिया था। इस बात को ध्यान रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चंद्रेश पांडे जी नमस्कार, ठीक है, मेरी बात आपको समझ में आ गई। चलिए इसको फिर से समझिए कि देखिए, जब 1952 में, आपको पता है 1950 में हमारे देश का संविधान लागू हुआ, 1952 ईस्वी में पहला चुनाव के बाद जो है गठित सरकार 13 मई 1952 ईस्वी को पहली संसद की लोकसभा की बैठक हुई, राज्यसभा की बैठक हुई। ठीक है, इसके बाद कार्यपालिका का गठन हुआ, सरकार काम करने लगे। और उस समय क्या था कि 1952 में जब बात, जैसे अभी क्या होता है ना, वन नेशन वन इलेक्शन की बात, अभी भी आपने सुना होगा कि जो 15 अगस्त में जो लाल किले के प्राचीर से भारत के प्रधानमंत्री ने वन नेशन वन इलेक्शन को वर्तमान भारत की जो है आवश्यकताएं बतलाया। ठीक है ना। तो इसमें क्या था कि ये कोई नया कॉन्सेप्ट नहीं है, ये आप देखिएगा कि शुरू में 1952 में जब पहला चुनाव हुआ तो राज्यों में भी चुनाव हुआ और केंद्र में भी चुनाव हुआ, और दोनों में क्या था, कांग्रेस की सरकार बनी। कांग्रेस की सरकार यानी राज्य में भी अधिकांशतः जो है वो कांग्रेस की सरकार थी। और वहां पे तो जब कांग्रेस की सरकार राज्यों में, तो केंद्र में भी कांग्रेस की सरकार है, तो भाई कांग्रेस जो है अपनी ही सरकार को राज्य में परेशान तो करेगी नहीं। तो इसीलिए क्या हुआ कि 1952 से 57 तक वो चलता रहा। 57 में क्या हुआ कि री इलेक्शन हुआ तो फिर मैक्सिमम सभी राज्य में फिर से कांग्रेस की सरकार आई, और जबकि केंद्र में भी कांग्रेस की सरकार आई। लेकिन केरला में जो है 1957 में जो दूसरी लोकसभा या दूसरी विधानसभा का चुनाव हुआ, वहां पे कांग्रेस की सरकार नहीं रही, वहां पे साम्यवादी सरकार बन गई। ठीक है, और ये साम्यवादी सरकार ने 28 माह तक, ये 28 माह का जो है ना, ये समय याद रखिएगा कि आपको ये पता है, ठीक है, आपको ये पता है कि 1935 के भारत सरकार अधिनियम के अंतर्गत, ठीक है, ये 28 माह इधर भी याद रखिएगा, 1935 के भारत सरकार अधिनियम के अंतर्गत 1937 ईस्वी में क्या हुआ था कि इलेक्शन हुआ था। ठीक है, इलेक्शन हुआ था और कांग्रेस ने ब्रिटिश भारत के 8 प्रांतों में कब, जुलाई 1937 ईस्वी में अपनी सरकार बनाई थी। ठीक है, लेकिन क्या हुआ कि ब्रिटिश सरकार के द्वारा सेकेंड वर्ल्ड वॉर में भारतीयों से सलाह मशविरा किए बगैर भारत को जो शामिल कर लिया था, उसी के विरोध में कांग्रेस ने क्या किया था, 22 अक्टूबर 1939 ईस्वी को, ठीक है, 22 अक्टूबर 1939 ईस्वी को क्या किया कि लगभग 28 माह के शासन के बाद इन्होंने त्याग पत्र दे दिया था 8 प्रांतों से। तो यहां भी 28 माह हो गया, एक 28 माह वहां पे भी बताया कि केरल में जो 1957 में पहली साम्यवादी सरकार बनी थी, उस साम्यवादी सरकार का 28 माह के बाद पतन हो गया था। ठीक है, पतन हो गया था, और इसके बाद क्या हो जाता है कि वहां पर फिर से जो है, वहां पे पहले राष्ट्रपति शासन आता है, ये चीज ध्यान रखिएगा। तो जुलाई 1937 से 22 अक्टूबर 1939 है, यहाँ पर भी 28 माह हो गया, और यहाँ पर भी जो है 28 माह के शासन के बाद ही केरल की
जो साम्यवादी सरकार थी उस सरकार का पतन हो गया था। ठीक है ना, ये आपको ध्यान में रखना है। 7वां नंबर सवाल है कि कश्मीर से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। बहुत ही अच्छा सवाल है और ये कश्मीर से जुड़ा हुआ है। ठीक है, कश्मीर से संबंधित है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। पहला, कश्मीर के हिंदू शासक हरि सिंह अपने को स्वतंत्र राज्य के रूप में रखना चाहते थे। बी है, पाकिस्तानी नेता सोचते थे कि कश्मीर जो है वो क्या है, हमारा है। ठीक है, वो ये सोचते थे कि कश्मीर जो है हमारा है, पाकिस्तान से संबंध है क्योंकि राज्य की अधिकतर आबादी मुस्लिम है। सी जो है, शेख अब्दुल्ला चाहते थे कि महाराजा पद छोड़ दे और कश्मीर पाकिस्तान में शामिल हो जाए। ठीक है, डी हो जाएगा, अक्टूबर 1947 में पाकिस्तान ने कबायली घुसपैठियों को अपनी तरफ से कश्मीर पर कब्जा करने भेजा था। 7वें नंबर सवाल का जवाब कौन दे सकता है जल्दी से? चंद्रेश पांडे जी नमस्कार। ठीक है, लवकुश कुमार जी डी कह रहे हैं कि अक्टूबर 1947 में पाकिस्तान ने कबायली घुसपैठियों को अपनी तरफ से कश्मीर पर कब्जा करने भेजा। क्या ये सही नहीं है लवकुश? क्या ये तो सही है ना? अक्टूबर 1947 में ही तो भेजा गया था, तभी तो महाराजा हरि सिंह ने जो है भारत से गुहार लगाई थी कि आप हमें हेल्प करिए। तो भारत के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने कहा कि भाई आपको एक शर्त पे हम जो है हेल्प कर सकते हैं, जब कश्मीर के भारत में विलय की घोषणा कर दीजिए। क्योंकि भाई आपका मामला है और पाकिस्तान का मामला है, तो आप डायरेक्ट बोलोगे तो मैं क्यों इसमें इन्वॉल्व हो जाऊं। लेकिन मैं एक ही शर्त पे इन्वॉल्व हो सकता हूं कि आप हमें मिलने की घोषणा करिए, ताकि हम दुनिया को बता सके कि ये मेरा क्षेत्र है और मेरे क्षेत्र पर हमला पाकिस्तान ने किया है, इसलिए पाकिस्तान के साथ हमारी सीधी लड़ाई है। ठीक है, इसका सही जवाब याद रखिएगा कि ये सी हो जाएगा। क्यों सी हो जाएगा, पहले इस बात को समझिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट बात समझिएगा जो अपने आप में मतलब महत्वपूर्ण है, जैसे जम्मू कश्मीर। ठीक है, इसमें क्या हुआ, इसके पहले थोड़ा सा आप चलिए। 3 जून 1947 कौन सा प्लान था? माउंटबेटन योजना। माउंटबेटन योजना के अंतर्गत 3 जून 1947 ईस्वी को इस बात को स्वीकार कर लिया गया कि भारत को आजादी मिलेगी और भारत के जो है वो क्या होगा कि इसके विभाजन, यानी कि माउंटबेटन जो प्लान था उस प्लान में भारत की आजादी और भारत के विभाजन की बात को स्वीकार कर लिया था। ठीक है ना, स्वीकार कर लिया 3 जून 1947 को। और माउंटबेटन ने अपने ही जो है प्लान में इस बात की स्पष्ट रूप से घोषणा कर दी थी कि जो ब्रिटिश भारत के प्रांत हैं उन प्रांतों में एक हिस्सा जो है पाकिस्तान को चला जाएगा, जो मुस्लिम बहुल इलाका है, और जो हिंदू बहुल इलाका होगा वो भारत का हो जाएगा। ठीक है ना, ये बात किसमें कही? माउंटबेटन ने। अब माउंटबेटन प्लान में यह भी कहा गया कि जो देशी रियासत है उन देशी रियासतों को इस बात का अधिकार होगा कि वो चाहे तो पाकिस्तान में और चाहे तो वो हिंदुस्तान में और चाहे तो अपना इंडिपेंडेंट स्टेटस बनाकर रख सकते हैं। तो सरदार पटेल जो है इस काम में लग गए, उन्होंने मैक्सिमम को कन्विंस किया, थोड़ी बहुत ताकत का प्रयोग भी किया और उसके बाद मैक्सिमम जो देशी रियासत थे उन देशी रियासतों को हिंदुस्तान में मिला लिया गया। ठीक है, लेकिन जूनागढ़, हैदराबाद और जम्मू कश्मीर, इन तीनों की अगर हम बात करें तो हैदराबाद ने मिलने से इनकार कर दिया। तो वहां पे सैन्य कार्रवाई, जिसको ऑपरेशन क्या कहते हैं, कितने लोग जानते हैं? हैदराबाद को कौन से ऑपरेशन के तहत जो है, सत्य नहीं, चंद्रकेश पांडे जी सत्य नहीं है, सी सर। ठीक है, सही असत्य है ना। हाँ, मेरा जो सवाल है वो सवाल ये है कि क्या अभी हमने सवाल ये किया कि जो हैदराबाद है वो हैदराबाद रियासत, इसको भारत की सरकार ने कौन से ऑपरेशन के तहत मिलाया था? कितने लोग जानते हैं, जल्दी बताइए। कौन सा ऑपरेशन के तहत हैदराबाद को मिलाया गया? श्रुति प्रिया जी का कह रही है ऑपरेशन पोलो, बिल्कुल सही जवाब है। ये ऑपरेशन पोलो था। हैदराबाद का जो निजाम था ना, उसने क्या किया, शुरू में हिंदुस्तान से मिलने से मना कर दिया और साथ में कहा जाता है कि वो पाकिस्तान में मिलना चाहता था। तो क्या हुआ कि तो भारत की सरकार ने ऑपरेशन पोलो चलाया और हैदराबाद को मिला लिया। ऑपरेशन पोलो इसलिए कहते हैं क्योंकि उस समय हैदराबाद जो है ना वो पूरी दुनिया में अपने पोलो ग्राउंड की वजह से जाना जाता था और दुनिया भर के राजा महाराजा यहाँ पे आते थे पोलो खेलने के लिए।
ठीक है, तो वो पोलो की पहचान थी हैदराबाद की, और वो पूरी दुनिया में थी, इसलिए इसके खिलाफ जो अभियान चलाया गया वो ऑपरेशन पोलो कहा गया, और एक सैन्य अभियान के तहत हैदराबाद को हिंदुस्तान में मिला लिया गया। ठीक है, दूसरी बात क्या बच गया, जूनागढ़। जूनागढ़ जो है वो क्या है कि जनमत संग्रह, ये सब याद रखिएगा कि हैदराबाद को कैसे मिलाया गया, सैन्य अभियान के तहत। ठीक है, इसे किस तरह से मिलाया गया, सैन्य अभियान के अंतर्गत। इसी प्रकार जब बात आएगी जूनागढ़ की, तो जूनागढ़ को कैसे मिलाया गया, इसको जनमत संग्रह के द्वारा, जनमत संग्रह के द्वारा, ठीक है, रेफरेंडम के द्वारा जूनागढ़ को मिलाया गया। वहां की सरकार ने क्या किया, वहां की जो जनता है उस जनता ने भारत में विलय की घोषणा की थी, और इसी जूनागढ़ के से को हिंदुस्तान के अंत के पक्ष में करने के लिए सरदार पटेल ने सोमनाथ मंदिर का पुनर्निर्माण कराया था। तो उसमें कहा जाता है कि उसमें जवाहरलाल नेहरू और क्या कहता है ये महात्मा गांधी जो है वो नाराज हो गए थे, तो सरदार पटेल ने जो है उनको कन्विंस किया, और उन्होंने ये कहा कि जो सोमनाथ मंदिर का पुनर्निर्माण है, उस पुनर्निर्माण से वहां की जो अधिसंख्यक जो हिंदू आबादी है वो इस बात को महसूस करेगी कि हमारा हित भारत के साथ ही जुड़ने से है, और भारत में रहकर ही हमारे हिंदू हितों की रक्षा हो सकती है। और इसी वजह से क्या होता है कि वहां पर जूनागढ़ में जनमत संग्रह हुआ, और जब सोमनाथ मंदिर बन गया तो वहां की जनता खुश थी, वहां पे जनमत संग्रह हुआ, और जनमत संग्रह के बाद जूनागढ़ की अधिकांश आबादी ने भारत के साथ अपने विलय की घोषणा कर दी। ठीक है, महेंद्र प्रजापति जी नमस्कार। ठीक है, सरदार पटेल जी ने चलाया था, गृह मंत्री थे उस समय, बिल्कुल सही कह रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो गया, जूनागढ़ जनमत संग्रह के तहत। इसके बाद एक बच गया क्या, कश्मीर। तो कश्मीर के बारे में जान लीजिए स्थिति क्या थी, ये भी आपको ध्यान से समझना है। कश्मीर की बात करें तो इसको जो है ना, इसको कहते हैं किसके द्वारा, तो इंस्ट्रूमेंट, इसे कहेंगे इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन, इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन, जिसको कहा जाएगा विलय पत्र पर, विलय पत्र पर हस्ताक्षर, विलय पत्र पर हस्ताक्षर या इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन के द्वारा जो है इसको क्या किया गया, कश्मीर को मिला लिया गया। ठीक है, कश्मीर को इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन। अब देखिए सवाल क्या उठता है कि इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन क्या शुरू से ही था, नहीं। कश्मीर ने क्या किया, उसने कहा कि मैं ना तो हिंदुस्तान में रहूंगा ना ही पाकिस्तान में, और इस मामले को जो है ये ध्यान रखिएगा कि और सब देशी रियासत का जो मामला था वो सरदार पटेल देख रहे थे। ठीक है, लेकिन कश्मीर को जवाहरलाल नेहरू ने क्या किया, अपने हाथ में ले लिया। आपने देखा कि जूनागढ़ ने बदमाशी किया, उसको कैसे सरदार पटेल ने मिला लिया, हैदराबाद ने बदमाशी की, कैसे मिला लिया। ठीक है, कश्मीर की भी स्थिति अगर सरदार पटेल के पास होती तो शायद हम ये कह सकते हैं कि ये समस्याएं उत्पन्न नहीं होती। और कहा जाता है जवाहरलाल नेहरू ने क्या किया कि सरदार की कश्मीर को अपने जिम्मे ले लिया, जबकि वो इनका डिपार्टमेंट था भी नहीं। और वहां पे क्या होता है कि जम्मू कश्मीर राज्य जो है उसने ये कहा कि मैं इसमें जो है केंद्र में शामिल होना नहीं चाहता, मैं इंडिया में शामिल नहीं होना चाहता हूँ, और ना ही मैं पाकिस्तान में, और मैं अपना इंडिपेंडेंट स्टेटस को बनाए रखना चाहता हूँ। तो कहा जाता है कि भारत ने भी कह दिया कि ठीक है भाई, आप अपना स्वतंत्र रहना चाहते हैं। अच्छा, दूसरी इंपॉर्टेंट बात क्या थी ना, कि वो चूंकि ऊपर का हिस्सा था ना, और जबकि जूनागढ़ की बात करिए, हैदराबाद की बात करिए, तो भारत के अंदर था। जवाहरलाल नेहरू तो भारत के लिए फुंसी के समान कहकर पुकारा था। तो चारों तरफ भारत, बीच में एक देश होगा, फिर जूनागढ़ में भी वही चारों तरफ गुजरात और बीच में एक देश, ये भारत के लिए बहुत सुटेबल नहीं होता। लेकिन कश्मीर की बात है तो वो सबसे ऊपर था, तो सबसे ऊपर होने की वजह से वहां पर भारत के साथ अगर नहीं भी जुड़ता तो वो भारत के लिए बहुत कोई गंभीर संकट उत्पन्न नहीं होता। ठीक है ना, ऐसा जो है। और इसीलिए क्या हुआ कि वहां पे कश्मीर को छोड़ दिया गया, उसमें कोई जोर जबरदस्ती नहीं की गई। लेकिन क्या हुआ, अक्टूबर 1947 में, चूंकि पाकिस्तान, अभी भी आपने एक ऑप्शन देखा कि पाकिस्तान को ये लगता था कि कश्मीर मुस्लिम बहुल होने की वजह से ये पाकिस्तान का हिस्सा होना चाहिए। ठीक है, तो वहां पे क्या हुआ कि अक्टूबर 1947 में उसने जो है एक अपने कुछ घुसपैठियों को भेज दिया, और घुसपैठिया आया वहां पर, और उसके बाद जो है फिर क्या है कि अपनी कार्रवाई जो स्थिति आपको पता है। ठीक है, तो जब घुसपैठियों को भेजा ना, तो महाराजा हरि सिंह जो है वो भागकर जो है जम्मू चला गया, और वो उससे डर सताने लगी। और जब डर सताने लगी तो महाराजा हरि सिंह ने क्या किया, भारत की सरकार से अपील किया कि आप हमें जो है सुरक्षा प्रदान करिए। तो भारत की सरकार ने भी ये कहा कि भाई मैं कौन होता हूँ आपको सुरक्षा प्रदान करने वाला, ये आप दोनों के बीच का मामला है।
तो उन्होंने कहा कि नहीं, आप हमको हेल्प करिए। तो महाराजा हरि सिंह से जवाहरलाल नेहरू ने कहा कि एक ही शर्त पर हम आपको हेल्प कर सकते हैं कि आप इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन पर यानी विलय पत्र पर हस्ताक्षर कर दीजिए, और हस्ताक्षर करने के बाद तब जाके हम ये बता पाएंगे कि ये मेरा हिस्सा है, और तब जाकर हम कार्रवाई करेंगे। तो महाराजा हरि सिंह ने तुरंत जो है सिग्नेचर कर दिया, और तब भारत ने कार्रवाई की। और एक प्रकार से भारत की सेना जो है वो क्या है कि जहां तक वो कब्जा किया था, जो आज पीओके का हिस्सा है, उसको बहुत दूर तक खदेड़ दिया था। ठीक है, बहुत दूर तक खदेड़ दिया था, लेकिन बीच में जवाहरलाल नेहरू ने एक गलती कर दी। इस मामले को यूएनओ में ले गए, और यूएनओ ने क्या किया कि जो उन्होंने कहा, फरमान जारी किया कि जो जहां पर है वहीं पे रुक जाए। तो जो जहां पर है, भारत ने जितना मतलब जो है वापस अपने नियंत्रण में लिया, वो वहां पे सीमित हो गया, और पाकिस्तान जो है जिस क्षेत्र में कब्जा कर चुका था वहां पे वो स्थिर हो गया। उसी हिस्से को आज पीओके के नाम से पुकारा जाता है, जो पाकिस्तान के कंट्रोल में है। ठीक है ना, तो कंट्रोल में, तो ये ध्यान रखिएगा, कश्मीर जो है इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन पे सिग्नेचर। अब देखिए क्या है कि कश्मीर में कौन शासक है? महाराजा हरि सिंह, और इनका प्रधान जो है, प्रधानमंत्री का नाम मेहर महाजन थे, मेहर चंद महाजन। ठीक है, और जबकि अधिकांश जो आबादी थी ना वो मुस्लिम्स थी, वो क्या थी? मुस्लिम्स थी। तो यहाँ पे क्या हो रहा था कि इनमें एक रिवोल्ट जो है वो क्या है कि हो रहा था महाराजा हरि सिंह के अगेंस्ट में। ठीक है, जवाहरलाल नेहरू जो है वो क्या देख रहे थे कि ये जो इनके अगेंस्ट में जो आंदोलन वहां के मुस्लिम प्रजा कर रही थी, वो किसके नेतृत्व में कर रही थी? याद रखिएगा, एक पर्सनैलिटी जो है वहां पर शेख अब्दुल्ला हुए, जो वर्तमान फारूक अब्दुल्ला के पिताजी और उमर अब्दुल्ला के जो है वो दादाजी हुआ करते थे। तो शेख अब्दुल्ला जो है, इनकी हाइट जो है 6 फीट 4 इंच था। मतलब मैं इसलिए बता रहा हूँ कि एकदम लंबे चौड़े एक शख्सियत है, और ये अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से पढ़ा लिखा लड़का था। और ये जब जम्मू कश्मीर गए तो वहां पे जनता के पक्ष में उन्होंने एक मूवमेंट खड़ा किया, और उन्होंने कहा कि नहीं, हमें जो है वो क्या है कि अपने हिसाब से शासन यहाँ पे चलाने का राइट मिलना चाहिए। ठीक है ना, तो कहा जाता है कि इसमें जवाहरलाल नेहरू का सपोर्ट भी शेख अब्दुल्ला को हासिल था। ठीक है, और जवाहरलाल नेहरू का सपोर्ट इनको हासिल था, तो इन्होंने संघर्ष करना स्टार्ट किया। इधर जवाहरलाल नेहरू ने महाराजा हरि सिंह से ये कहा कि आप जो है वो क्या है कि यहाँ पे उन्होंने ये कहा महाराजा हरि सिंह से कि आप जो है वो क्या करिए कि मेहर महाजन को हटाकर शेख अब्दुल्ला को प्रधानमंत्री बना लिए। और शेख अब्दुल्ला ने शुरू में क्या किया कि जो पाकिस्तान बरह रहकर दावा करते थे, शेख अब्दुल्ला, महाराजा हरि सिंह ने लगातार उसका विरोध किया। लेकिन बाद में क्या होता है कि 1960-61 या 59-60 के आसपास में क्या होता है कि जो शेख अब्दुल्ला वो क्या चाहते थे कि कश्मीर को, जब उनकी पावर बढ़ने लगी, तो वो कश्मीर को इंडिपेंडेंट रखना चाहते थे। कश्मीर को वो पाकिस्तान को देना नहीं चाहते थे, इस बात को ध्यान रखिएगा। शेख अब्दुल्ला पाकिस्तान को कश्मीर नहीं देना चाहते थे। हाँ, ये बात सही है कि जवाहरलाल नेहरू जो इसे अपने पक्ष में रखना चाहते थे, शेख अब्दुल्ला ये चाहते थे कि नहीं, ये जो हिस्सा है ये तो पाकिस्तान में भी नहीं रहेगा और हिंदुस्तान में नहीं, इसको एक इंडिपेंडेंट स्टेटस जो है वो क्या है कि इसके लिए कवायद प्रारंभ किया। तो जवाहरलाल नेहरू को जब ये बात पता चली, तो इन्होंने तब जाकर शेख अब्दुल्ला को लगभग 11 साल के लिए, 10 साल के लिए उन्होंने नजरबंद कर दिया था। ठीक है ना, तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन समझिए, ऑप्शन यहाँ पे दिया हुआ है कि कश्मीर के हिंदू शासक हरि सिंह अपने को स्वतंत्र राज्य के रूप में रखना चाहते थे, ये बात सही है। ठीक है, इसके बाद पाकिस्तानी नेता सोचते थे कि पाकिस्तान, ये भी सही है। शेख अब्दुल्ला चाहते थे कि महाराजा पद छोड़ दे और कश्मीर पाकिस्तान में शामिल हो जाए, ये नहीं चाहते। ठीक है, बल्कि ये चाहते थे, अमेरिका का सपोर्ट इनको मिल गया। इधर जवाहरलाल नेहरू का सपोर्ट मिला था, उधर अमेरिका का, तो अमेरिका का, लेकिन जवाहरलाल नेहरू सर ने सपोर्ट इसलिए नहीं किया कि आप एक इंडिपेंडेंट स्टेटस, इंडिपेंडेंट तो था ही था। तो जवाहरलाल नेहरू को अलग से जब इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन पर सिग्नेचर कर दिया, तो शेख अब्दुल्ला को जब वहां पे प्रधानमंत्री की गद्दी मिल गई और जवाहरलाल नेहरू का सह पाकर वहां पे अपनी ताबड़तोड़ कार्रवाई, अपनी ताकत को बढ़ा रहे थे, तो ऐसी स्थिति में शेख अब्दुल्ला ने वापस क्या हुआ, जब अपनी इस ताकत को स्ट्रेंथन किया और अमेरिका का सपोर्ट जब मिलना प्रारंभ हुआ, तो ऐसी स्थिति में शेख अब्दुल्ला की महत्वाकांक्षा जाग उठी और उन्होंने कहा कि नहीं, हमको इंडिपेंडेंट स्टेटस चाहिए। तब जवाहरलाल नेहरू को ये बात बुरी लगी, तब उनको गिरफ्तार कर लिया और फिर जो है लंबे समय तक, लगभग 10 साल से ऊपर जो है समय तक इनको कैद में रखा। ठीक है ना,
तो ये 7वां, तो ये पाकिस्तान में शामिल होना चाहते थे। अक्टूबर 1947 में पाकिस्तान ने कबायली घुसपैठियों को अपनी कश्मीर पे कब्जा करने दिया। ठीक है, तो ये सही है, तो गलत ये हो गया, यानी 7 का सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए 8वें नंबर सवाल पे आते हैं। 8वां नंबर सवाल है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत की स्वतंत्रता के पश्चात लक्षद्वीप को आरंभ में मद्रास राज्य का हिस्सा बनाया गया था। दूसरा है 1956 के राज्य पुनर्गठन अधिनियम द्वारा अंडमान निकोबार द्वीप समूह व लक्षद्वीप दोनों को संघ शासित क्षेत्र का दर्जा दिया गया। तो प्रयुक्त कथनों में कौन सा कथन सत्य है? केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, ना ही एक और ना ही दो। 8वें नंबर सवाल का जवाब, 8वें नंबर सवाल का जवाब क्या होगा? भारत की स्वतंत्रता के पश्चात लक्षद्वीप को आरंभ में मद्रास राज्य का हिस्सा बनाया गया था। ठीक है श्रुति प्रिया जी, 8 का डी, ना ही एक और ना ही दो। ठीक है, चलिए और देखते हैं। महेंद्र प्रजापति जी 8 का बी, केवल 2। ठीक है, केवल 2। और महेंद्र जो है बिल्कुल सही कह रहे हैं, ये केवल जो है ना 2 होगा, क्योंकि देखिए बात यहाँ पे समझिए, ये है आपका साउथ इंडिया है, लक्षद्वीप इधर है अंडमान निकोबार, इधर केरला है, इधर तमिलनाडु है, तो मद्रास इधर है, तो लक्षद्वीप इसका कैसे हिस्सा होगा? अगर ये बोला जाता केरल का हिस्सा तो एक बार सोचा जा सकता था, लेकिन कह रहा है कि तमिलनाडु का हिस्सा है, तो तमिलनाडु का या मद्रास का हिस्सा इधर का कैसे हो सकता है? सबसे पहली बात यहाँ पर, तो इसलिए ये वास्तव में गलत है। लक्षद्वीप को आरंभ में मद्रास राज्य का हिस्सा नहीं बनाया गया था। ठीक है, इसके बाद दूसरी बात, 1956 में जो 7वां संविधान संशोधन हुआ, उसके अंतर्गत 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश थे, और इस 6 केंद्र शासित प्रदेश में अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप दोनों शामिल थे, ये ध्यान रखिएगा। यानी कि ये सही है और ये गलत हो जाएगा, इसीलिए इसका केवल बी जवाब होगा। 9वां नंबर सवाल है, 9वां नंबर सवाल है कि अनुच्छेद 3 के अंतर्गत राज्यों की सीमाओं या नामों आदि में परिवर्तन करने के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? यानी अनुच्छेद 3 के अंतर्गत किसी भी राज्य के क्षेत्रफल किसी भी नए राज्यों का निर्माण और वर्तमान राज्य के क्षेत्र सीमा नाम में परिवर्तन, ये आर्टिकल 3 के अंतर्गत केंद्र की संसद को इसका राइट है। ठीक है, उसी से रिलेटेड जो है सवाल है कि संबंधित विधेयक संसद में तभी पेश किया जा सकता है जब राष्ट्रपति उसके लिए सिफारिश करे। दूसरा है, विधेयक द्वारा यदि किसी राज्य के क्षेत्र सीमा नाम में परिवर्तन होने वाला है तो राष्ट्रपति को वह विधेयक उस राज्य के विधानमंडल को विचार हेतु भेजना होगा। तीसरा है, यदि राज्य का विधानमंडल निर्धारित समय सीमा के भीतर अपने विचारों या राय के साथ विधेयक वापस नहीं भेजता है तो राष्ट्रपति विधेयक को संसद में प्रस्तुत कर सकता है। और चौथा, यदि राज्य का विधानमंडल अपने विचार राष्ट्रपति को भेज देता है तो भी संसद उन विचारों को मानने के लिए बाध्य नहीं है। तो कौन सा कथन सत्य है ये बताना है, कौन सा कथन इसमें सत्य है? 9वें नंबर सवाल का जवाब, अनुच्छेद 3 के अंतर्गत किसी राज्य के क्षेत्र सीमा नाम में परिवर्तन की क्या प्रक्रिया है ये बताया गया है। ठीक है, 9वें नंबर, संबंधित विधेयक संसद में तभी पेश किया जा सकता है जब राष्ट्रपति उसके लिए सिफारिश करे। कोई है इसका जवाब देने वाला? अभी लगता है पढ़ रहे होंगे सब लोग। 9 का सी, महेंद्र प्रजापति जी कह रहे हैं सी, यानी 2, 3, 4। ठीक है, 2, 3, 4। अब देखिए मेरी बात समझिए कि बहुत सारे विधेयक होते हैं, साधारण विधेयक, जो केंद्र लोकसभा राज्यसभा कहीं पर भी राष्ट्रपति की पूर्वानुमति के बगैर आप पेश कर सकते हैं। लेकिन कुछ एक ऐसे विधेयक हैं जो राष्ट्रपति के पूर्वानुमति के बिना संसद में रखे नहीं जा सकते। एक दो धन विधेयक है ही है, साथ में इस तरह के कई विधेयक हैं, लेकिन याद रखिएगा संबंधित विधेयक यानी राज्यों की क्षेत्र सीमा नाम में परिवर्तन से संबंधित विधेयक संसद में तभी पेश किया जा सकता है जब राष्ट्रपति उसके लिए सिफारिश करे। एकदम बिल्कुल सही है। विधेयक जो है द्वारा यदि किसी राज्य के क्षेत्र नाम में परिवर्तन होना है तो राष्ट्रपति को वह विधेयक उस राज्य के विधानमंडल को विचार हेतु भेजना होगा, ये भी सही है। यदि राज्य का विधानमंडल निर्धारित समय सीमा के भीतर अपने विचारों या राय के साथ विधेयक वापस नहीं भेजता है तो राष्ट्रपति विधेयक को संसद में प्रस्तुत कर सकता है, ये भी सही है। ठीक है, ध्यान रखना है कि वो भेजेगा राज्य को,
लेकिन राज्य के विधानमंडल की जो ओपिनियन है उस ओपिनियन को मानने के लिए राष्ट्रपति बाध्य नहीं है। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात कि वो क्या कर सकता है कि एक निर्धारित समय सीमा विधानमंडल, हमारे देश के संविधान में कहीं पर भी ये नहीं लिखा है कि किसी भी राज्य का जो क्षेत्र सीमा नाम में परिवर्तन अगर केंद्र की संसद करना चाहता है तो राष्ट्रपति क्या करेगा कि उसे संबंधित राज्य के पास भेजेगा उसकी ओपिनियन जानने के लिए। लेकिन संबंधित राज्य उस ओपिनियन को कब तक लौटाएगा वापस, ठीक है, ये चीज मेंशन नहीं है, कितने दिन के बाद लौटाएगा ये मेंशन नहीं है। तो ये क्या होता है कि राष्ट्रपति जब भेजते हैं तो उसमें राष्ट्रपति नीचे लिख देते हैं कि 15 दिन, 20 दिन, 1 महीने, 2 महीने, इसमें विचार करके आप हमको भेजिए। ठीक है, वो निर्धारित जो समय होता है वो राष्ट्रपति निर्धारित करता है, संसद में इसका कोई निश्चित समय नहीं दिया गया है। ठीक है, दूसरी इंपॉर्टेंट बात कि राष्ट्रपति चाहे तो क्या कर सकता है, जो समय दिया है उस समय से ज्यादा अगर राष्ट्रपति को लगे कि नहीं कुछ और दिन दे दिया जाए तो 1 सप्ताह, 10 दिन, 15 दिन, कुछ भी राष्ट्रपति चाहे तो उसको बढ़ा सकते हैं और राज्य को कह सकते हैं कि इस पर आराम से विचार विमर्श कर लीजिए। तीसरी महत्वपूर्ण बात कि जब विधायिका जो है राज्य का विधानमंडल जब अपना ओपिनियन भेजता है, ठीक है, अगर निर्धारित समय के पहले भेज दिया तो केंद्र की सरकार उस पर विचार विमर्श करेगी बट उसको मानने के लिए बाध्य नहीं है। ठीक है, इस चीज को ध्यान रखिएगा। तो वही चीज है, यदि राज्य का विधानमंडल अपने विचार राष्ट्रपति को भेजता है तो भी संसद उन विचारों को मानने के लिए बाध्य नहीं है। बाध्य नहीं है इसका मतलब है कि इसमें उपरोक्त सभी 9 का डी जो है, अमन सिंह जी 9 का सी कह रहे हैं, श्रुति प्रिया जी सब लोग सी कह रहे हैं, लेकिन आपको यहाँ पे समझ में आया कि नहीं कि राष्ट्रपति राज्य के विधानमंडल के विचार को मानने के लिए बाध्य नहीं है। तो इसलिए इसमें सभी होगा, 9 का डी विल बी द राइट आंसर। 10वें नंबर सवाल पे आते हैं, राज्यों के पुनर्गठन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, फजल अली आयोग की सिफारिश पर आंध्र प्रदेश भाषाई आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य बन गया। दूसरा, धर समिति ने एक भाषा एक राज्य की सिफारिश की। 3 हो गया, जेवीपी समिति ने पूर्णतः भाषा के आधार पर नए राज्य बनाने के विचार को खारिज कर दिया। ठीक है, आपको बताना है कि कौन सा सही जो है वो जवाब है, इसमें कौन सा सही जवाब है 10वें नंबर सवाल का जवाब। बहुत बढ़िया सवाल है, सोच के बताइएगा, जल्दी से बताइए इसका सही जवाब। है कोई बताने वाला इसका सही जवाब? ठीक है, बहुत ज्यादा सोचने वाला सवाल हो गया क्या? रीत महाजन ए कह रहे हैं, अमन सिंह डी, श्रुति प्रिया जी बी, ए डी बी, सी को भी कोई कहना चाहे तो सी भी कह सकता है। ठीक है, चलिए अब देखिए इसको समझते हैं। फजल अली आयोग की सिफारिश पर आंध्र प्रदेश भाषाई आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य बना, ये गलत जवाब है। ठीक है, ये पहला राज्य 1 अक्टूबर 1953 ईस्वी को ही बन गया था और ये फजल अली आयोग के कहने पर नहीं, मुखर्जी आयोग के कहने पर बना था या उनके रिकमेंडेशन पे बना था, पहली चीज। तो इसका मतलब ये हो गया कि ये गलत है। दूसरा, धर समिति ने एक भाषा एक राज्य की सिफारिश की, गलत है एकदम सरासर। हमने आपको एक कॉन्सेप्ट बताया था, जो पहला जो है वो था। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, धर समिति ने एक भाषा एक राज्य की सिफारिश को खारिज कर दिया था, ये ध्यान रखिएगा, इसलिए ये भी गलत है। जेवीपी समिति ने पूर्णता भाषा के आधार पर नए राज्य बनाने के विचार को खारिज कर दिया। ठीक है, ये जो है सही है, क्योंकि जवाहरलाल नेहरू ने धर समिति का ही समर्थन किया जिसने भाषा के आधार पर राज्य को गठन करने की सिफारिश को ना की है। तो इसमें केवल जो है 3 होगा। तो बी जो है 10 का बी किसने कहा था? कुमारी कौशल्या जी ने, श्रुति प्रिया जी ने भी कहा था। ठीक है, इसके बाद जो है फिर क्या है कि बाकी और सब ने, महेंद्र प्रजापति जी ने भी कहा था। ठीक है, तो इस तरह से इतने सवाल हम लोगों ने देखा, लगभग 30-35 सवाल सब मिलाकर देख लिया जाए और हमने इसका विस्तार से जो एक्सप्लेनेशन किया। तो ये है राज्यों के पुनर्गठन से संबंधित है आज के सवाल। ठीक है, और आप सबने इसमें पार्टिसिपेट किया, जिक्र किया और साथ में जो है इसमें मैंने जो एक्सप्लेनेशन दिया उससे भी बहुत सारी जानकारी आपको मिली होगी। तो फिलहाल आज इतना ही, फिर कल मिलते हैं नए विषय के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।